हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज संडे है और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं संडे को ब्रदर्स बॉन्ड का नेक्स्ट पार्ट दूंगी। इसे मैं नेक्स्ट पार्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मैं इसे एंड कर पाऊँगी या नहीं, इसलिए अभी मैं फ़िलहाल इसे नेक्स्ट पार्ट ही बोल रही हूँ। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आज मैं इसे फिनिश कर दूँ, ये लास्ट पार्ट ही हो, और मैं यही करना भी चाहती हूँ। और एक और बात जो आपसे मैं कहना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और थोड़ा सा नहीं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी इस स्टोरी को इतना प्यार मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने इस स्टोरी को वाकई बहुत ज़्यादा प्यार किया है, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और ये देख के मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। मैं बहुत खुश हूँ, और मैं बहुत खुश इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं, इतने सपोर्टिंग है। ये जान के तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बहुत ही लकी फील कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसलिए फिर मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो अब ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो अब ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, विंग जो कि लैंजन और वैन को बचाने के लिए सही समय पर पहुंच जाता है, वो उन दोनों को बचा भी लेता है, और फिर वो उन्हें घर छोड़ने के लिए भी चला जाता है। वहां जाने के बाद फिर वैन और लैंजन को पता चलता है कि ये घर ही विंग का है, ये घर विंग के डैड जियांग फैमियान का है। ये जानने के बाद फिर वैन और लैंजन डिसाइड करते हैं कि विंग को यहाँ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये घर उसी का है। तो वो लोग फिर विंग को वहाँ पे रोक लेते हैं। विंग भी फिर उनकी बात सुनता है और मान जाता है। वैन उन्हें गेस्ट रूम दिखाता है और गेस्ट रूम में फिर छोड़ के बाहर आ जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विंग और उसका भाई जीशु जो कि गेस्ट रूम में बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे। वो दोनों काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। फिर जीशु बोलता है, यार भाई विंग, मुझे भूख लग रही है। तो विंग बोलता है, यार तुम कमाल करते हो, तुम्हें पता है हम किसी और के घर में हैं और तुम्हें भूख लग रही है। तो फिर जीशु बोलता है, भाई भूख क्या देख के लगती है क्या? अब यार लग गई, इतना फाइट किया हूँ, इतना थक गया हूँ, तो मुझे भूख लग रही है, मुझे तो कुछ खाना है। तो फिर विंग बोलता है, पर यार मैं कैसे जाके बोलूँ कि मुझे खाना है, और तुम्हें पता है ना घर में 2 बच्चे ही है। तो फिर जीशु बोलता है, यार ये तो अच्छा मौका है ना, चलो इसी बहाने उनसे बात करने का तो मौका मिलेगा। तो फिर विंग बोलता है, जीशु तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है यार? तो जीशु बोलता है, जैसे कि तुम बड़े अनजान बन रहे हो, मेरे दिमाग में जो चल रहा है तुम्हें साफ पता है। तुम्हें पता है कि मुझे वो बहुत पसंद आया है, तो यार ज़्यादा कुछ नहीं तो मैं उससे बात तो कर ही सकता हूँ ना। तो फिर विंग बोलता है, नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो जीशु बोलता है, क्या यार अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते? खैर छोड़ो, तुम्हें लगता है कि मैं उससे बात करूंगा तो ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूंगा, पर यार अपने भाई को भूखा तो मत मारो, कुछ करो, मुझे भूख लग रही है। तो फिर विंग बोलता है, मुझे सोचने दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उनको जाके बोलूँगा, ये बड़ा ही अजीब होगा, मैं उनसे बोल तो नहीं सकता। तो फिर जीशु बोलता है, ठीक है हम बोल नहीं सकते, हम उनसे परमिशन लेके हम खुद तो बना सकते हैं। तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाना आता है, तुम मेरे लिए कुछ बना दो। तो फिर विंग बोलता है, हाँ ये ठीक है, लेकिन मैं नहीं पूछूंगा, तुम जाके पूछो। तो फिर जीशु बोलता है, ठीक है मैं रेडी हूँ, और वो जल्दबाजी में खड़ा हो जाता है। तो फिर विंग बोलता है, नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं ही जाऊँगा। तो फिर जीशु बोलता है, नहीं ना, वैसे भी मैं इतने देर तक चुप था, अब मुझे बोलने का थोड़ा मौका मिला है तो मैं ही जाता हूँ। तो फिर विंग बोलता है, नहीं तुम नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम जाओगे तो कुछ गड़बड़ कर दोगे, मुझे जाने दो। तो फिर जीशु बोलता है, यार भाई प्लीज़ थोड़ा सा जाने दो ना। तो फिर विंग बोलता है, ठीक है एक काम करते हैं, दोनों ही चलते हैं। तो फिर जीशु भी हाँ में सर हिला देता है। विंग और जीशु फिर उस रूम से बाहर आ जाते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि वैन और लैंजन तो अपने रूम में है, वो भी बेचारे थक गए होते हैं तो अपने रूम में चले जाते हैं। विंग चारों तरफ देख लेता है और फिर जीशु से बोलता है, यार ये दोनों कहाँ चले गए? तो फिर जीशु बोलता है, हो सकता है अपने रूम में होंगे, चलो उनके रूम में चलते हैं। तो विंग बोलता है, क्या तुम पागल हो, ऐसे ही तुम उस किसी के रूम में घुस जाओगे? तो फिर जीशु बोलता है, क्या किसी के, ये घर तो हमारा है ना। तो फिर विंग बोलता है, भूलो मत, अब ये लोग यहाँ पे रहते हैं, अब ये इनका घर है, क्या है ये हमारा घर है, ऐसा मत बोलो। तो फिर जीशु बोलता है, ठीक है यार चलो इनका घर है, लेकिन अब बात तो करनी है ना, अब चलो ना। तो फिर विंग बोलता है, रुको मैं देखता हूँ। विंग फिर धीरे धीरे आगे जाने लगता है। वो एक रूम की तरफ देखता है, वो रूम उसे बंद दिखता है बाहर से। तो फिर वो बोलता है, यहाँ नहीं हो सकते। ऐसा करके वो 2-3 रूम की तरफ देख लेता है, सारे रूम ऐसे ही बंद दिखते हैं। तो बोलता है, यार ये दोनों भाई गए कहाँ? तो फिर जीशु बोलता है, वहाँ देखो उस रूम में हो सकते हैं। वो एक कोने की रूम की तरफ इशारा करता है।
तो फिर विंग बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। फिर दोनों भाई वहाँ उस रूम के पास चले जाते हैं और जाके फिर धीरे से नॉक करते हैं। नॉक की आवाज़ सुन के फिर लैनजान जो कि डोर ओपन करने आता है, वो डोर ओपन करता है तो देखता है सामने विंग खड़ा है। विंग जब अपने सामने लैनजान को देखता है तो बेचारा घबरा जाता है। वो बोलने तो कुछ आया था लेकिन वो लैनजान को देख के फिर भूल जाता है कि वो यहाँ पे क्या बोलने आया था। लैनजान जो कि विंग को अपने सामने खड़ा देखता है, जो कि चुप खड़ा है। तो फिर लैनजान बोलता है हाँ क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? तो फिर विंग लैनजान की आवाज़ सुन के फिर अपने सेंस में आता और बोलता हाँ 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 मुझे कुछ चाहिए। तो फिर लैनजान बोलता हाँ बोलो क्या चाहिए। तो फिर विंग बोलता एक्चुअली प्लीज़ बुरा मत मानना लेकिन मुझे और मेरे भाई को भूख लगी है। तो फिर लैनजान विंग की तरफ देखता है और बोलता है क्या? तो फिर विंग बोलता है हाँ हमें थोड़ा भूख लगी है। तो फिर लैनजान बोलता है ओ लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो फिर विंग बोलता है क्या मतलब? तो लैनजान बोलता है मुझे खाना बनाना नहीं आता और ना ही मेरे भाई को खाना बनाना आता है, हम भाइयों ने कभी खाना बनाया ही नहीं। तो फिर विंग बोलता है तो इस घर में खाना कौन बनाता है? तो फिर लैनजान बोलता है खाना मेरे बड़े भैया बनाते हैं, भैया ही हम सबके लिए खाना बनाते हैं, हमने तो आज तक कभी किचन में पैर भी नहीं रखा। तो फिर विंग बोलता है ओह ऐसा है। लैनजान भी फिर हमें सर हिला देता है। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा किचन यूज कर सकता हूँ? एक्चुअली सच में मेरे भाई को बहुत भूख लगी है और मुझे भी, और ऐसे में हम बाहर अभी नहीं जा सकते, तो क्या हम तुम्हारा किचन यूज कर सकते हैं? लैनजान फिर विंग की तरफ देखता है और फिर सोचने लगता है। जब तक वहाँ पे वैन आ जाता है, वैन आके लैनजान से पूछता है क्या हुआ? तो लैनजान बताता है कि इन्हें भूख लगी है। फिर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर वैन बोलता है ठीक है ना, इनको बनाने दो, इसी बहाने हमें भी खाने को मिल जाएगा। लैनजान फिर वैन की तरफ देखता है, वैन एक स्माइल कर देता है। तो फिर लैनजान भी स्माइल करता है और विंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है ठीक है आप किचन यूज कर सकते हैं, आइए मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। विंग भी फिर स्माइल करके हाँ में नोट कर देता है। लैनजान विंग को और जिसू को लेके किचन की तरफ चला जाता है। वो किचन में जाता है और विंग को बोलता है ये रहा किचन, आपको जो बनाना है आप बना सकते हैं, सारे सामान यहीं पे है, बट मुझसे पूछना मत कि कौन सा सामान कहाँ पे है, क्योंकि मुझे नहीं पता, इवन मुझे इन सामानों के नाम भी नहीं पता। तो फिर विंग बोलता है उसकी टेंशन तुम मत करो, मुझे अच्छे से पता है। लैनजान भी फिर हमें सर हिला देता है और फिर वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। विंग फिर चारों तरफ देखता है और वो फिर सोचने लगता है आखिर वो बनाए क्या। फिर जिसू उसके पास जाता है और बोलता है भाई क्या बनाने वाले हो? तो फिर विंग बोलता है जैसे कि मैं तुमसे ऑर्डर ले रहा हूँ, मैं अभी कुछ देखता हूँ हल्का सा बना सकूँ जो जल्दी बन जाए। तो फिर जिसू बोलता है यार हल्के के चक्कर में तुम कुछ भी मत खिला देना। तो फिर विंग बोलता है भूलो मत ये हमारा घर नहीं है, इसलिए मुँह बंद रखो। तो फिर जिसू बोलता है पर यार ठीक है क्या बना रहे हो, इतना तो बता दो। तो फिर विंग बोलता है रुको मुझे पहले देखने तो दो। वो फिर सारे डोर खोल के देख लेता है और बोलता है ठीक है मैं नूडल्स बना देता हूँ तुम्हारे लिए। तो फिर जिसू बोलता है क्या नूडल्स? तो फिर विंग बोलता है अभी तुम्हारा पेट इससे भर जाएगा, इससे भर लो, बाकी हम बाद में देखते हैं। फिर जिसू बोलता है ओके फाइन बना दो। फिर विंग भी हाँ में नोट करता है और वो नूडल्स बनाने लगता है। हमारा लैनजान जो कि वहीं पे खड़ा था, वो खड़ा होकर फिर विंग की तरफ ही देख रहा होता है कि विंग कैसे खाना बना रहा है। विंग जो कि बहुत ही साफ़ सफाई से और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से फिर वो खाना बना रहा होता है, जैसे कि वो कोई शेफ़ हो। और ये देख के लैनजान को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लैनजान ने कभी खाना बनते हुए देखा ही नहीं था। वो सब भाई सो रहे होते थे जब तक सिचेन उनका खाना बना देते थे, और नाइट में भी सिचेन खाना बनाते थे। ये लोग भाई कभी किचन में नहीं आते थे, तो इन्होंने कभी खाना बनते हुए देखा ही नहीं है। विंग जो कि वहाँ पे बना रहा है और लैनजान वहाँ पे देख रहा होता है। लैनजान को बहुत अच्छा लगता है। फिर विंग लैनजान की तरफ मुड़ता और बोलता है तुम लोग भी खाओगे ना? लैनजान फिर कुछ नहीं बोलता है, वो चुप रहता है। तो फिर विंग बोलता है थोड़ा सा खा लेना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, हम दोनों अकेले खाएंगे, प्लीज़ हमें कंपनी दे देना। लैनजान फिर विंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है ओके ठीक है, थोड़ा सा हम भी खा लेंगे। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है ओके। लैनजान फिर वहाँ खड़ा होकर देखता है, फिर बोलता है ठीक है तो फिर आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है। लैनजान फिर वो वहाँ से चला जाता है। इधर विंग और जिसू जो अपने खाना बनाने में लगे रहते हैं, जब तक वहाँ पे लैनजान के दोनों भाई की एंट्री हो जाती है। चैंग और सुयांग जो कि अब पार्टी से अपने आ गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है भाई, अपने बड़े भाई के आने से पहले उन्हें घर पहुंचना था। वो जब दोनों घर में एंटर करते हैं तो उन्हें थोड़ा सा अलग लगता है,
क्योंकि आज घर में थोड़ा सा उन्हें शोर सुनाई दे रहा होता है, वो भी किचन से। और ये सुन के उन्हें थोड़ा शक होता है क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है इनके 2 छोटे भाई तो कभी किचन में पड़ने वाले नहीं हैं, तो फिर किचन से शोर कैसा है। उनको लगता है कि कहीं उनका बड़ा भाई तो नहीं आ गया। ये सोच के दोनों बेचारे डर जाते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो फिर सुयांग बोलता है, ये क्या भैया इतनी जल्दी आ गए? अगर भैया आ गए हैं तो यानी हम तो गए काम से। तो फिर चैंग बोलता है, चल चेक करते हैं। तो फिर सुयांग भी हाँ में नोट कर देता है। फिर वो दोनों फिर किचन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो दोनों जब किचन के पास पहुंचते हैं तो उन्हें 2 अलग फेस दिखाई देते हैं। वो उन दोनों को देख के फिर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर सुयांग बोलता है, क्या हमारे घर में चोर है? ये दोनों को पता नहीं चला हमारे घर में चोर घुस गया, वो भी किचन के अंदर। ये दोनों क्या सो रहे हैं? तो फिर चैंग सुयांग की तरफ देखता है, बोलता है, चोर। तो फिर सुयांग बोलता है, शोर मत करो, चलो हम उन्हें पकड़ते हैं। चैंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है। फिर सुयांग और चैंग जो कि छुपके जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जाएंगे कैसे? वो एंटर से घुसेंगे, जैसे ही सामने उनकी नज़र पड़ जाएगी वो दोनों फिर दरवाजे के पास ही छुपके अंदर देखने लगते हैं। जब विंग और उसका भाई जीसू उधर पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो फिर ये दोनों भाई पीछे से जाके उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और सुयांग फिर उसको विंग को पकड़ के बोलता है, तुम चोर, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? तुम हमारे घर में चोरी करना चाहते हो, वो भी हमारे किचन से। विंग कुछ बोलता है लेकिन वो बोले कैसे? सुयांग ने विंग का मुंह ही पकड़ रखा है, उसने अपना हाथ विंग के मुंह पे रख रखा है। और इधर चैंग ने भी सेम जीसू के साथ कर रखा है, उसने भी जीसू का मुंह पे हाथ रख रखा है और एक हाथ उसने उसके गर्दन में नेक के अराउंड पकड़ रखा होता है। ये दोनों भाई ऐसे उनको पकड़ के फिर उनको डांट रहे होते हैं, वो उनको पीटने वाले होते हैं। लेकिन उससे पहले फिर वो सुयांग चिल्लाने लगता है, लैनजान, वैन, तुम दोनों कहाँ हो? घर में चोर घुस गए, जल्दी आओ। अपने भाई की आवाज़ सुन के फिर वैन और लैनजान फिर भाग के किचन की तरफ आते हैं। वो जब वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि इन दोनों भाइयों ने उन दोनों भाइयों को किस तरीके से बुरी तरीके से पकड़ रखा है। ये देख के फिर वो दोनों बेचारे शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, भैया आप इन्हें छोड़ दो, ये चोर नहीं है। तो फिर सुयांग बोलता है, तुम लोग क्या पागल हो? तुम्हें पता नहीं चला घर में चोर घुस गया? तुम लोग गेट बंद क्यों नहीं रखते हो? वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया, मैंने इसे पकड़ लिया। ये चोर हमारे घर से किचन से चोरी करना चाहता था, तुम लोग क्या ध्यान नहीं दे सकते? तो फिर बैन बोल रहा है, अरे भैया आप पागल हो रहे हो, इसे छोड़ो, ये चोर नहीं है। तो फिर सुयांग वैन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो? तो फिर लैनजान बोलता है, हाँ भैया इसे छोड़ दो, ये चोर नहीं है, हम इसे जानते हैं, आप इसे छोड़ो। वैन और लैनजान की बात सुन के फिर सुयांग और चैंग उन दोनों भाइयों को छोड़ देते हैं। ये दोनों जैसे ही विंग और जीसू को छोड़ते हैं, विंग जो कि बुरी तरीके से खांसी करने लगता है क्योंकि सुयांग ने बहुत ही तेज ही उसके गर्दन पे पकड़ रखी थी। इस वजह से उसके बेचारे को खांसी होने लगती है। वो अपने आप को फिर किसी तरह संभालता है और फिर वो सुयांग की तरफ देखता है। सुयांग भी फिर विंग की तरफ देखता है और फिर अपने भाइयों की तरफ देखता है और बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? तुम इन्हें जानते हो? पर कैसे? कौन है ये? और ये हमारे घर में क्या कर रहे हो, वो भी हमारे किचन में? तो फिर लैनजान बोलता है, भैया आप पहले शांत हो जाओ, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। तो सुयांग बोलता है, हाँ जल्दी बोलो। तो फिर वैन बोलता है, भैया एक्चुअली ये दोनों जियांग अंकल के बेटे हैं। तो फिर सुयांग बोलता है, क्या? तो फिर लैनजान हाँ में नोट करता और बोलता है, हाँ भैया ये जियांग फैमियान अंकल के बेटे हैं, ये घर इन्हीं का है। तो फिर सुयांग बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? तो फिर वो दोनों भी हाँ में नोट करते हैं। तो फिर वो विंग की तरफ मुड़ता और बोलता है, क्या तुम सच में जियांग अंकल के बेटे हो? तो विंग भी फिर सुयांग की तरफ घूर के देखता है और बोलता है, हाँ तुम मुझसे पूछ नहीं सकते थे, तुमने इतनी ज़ोर से मेरा गला दबा दिया। तो फिर सुयांग बोलता है, ओह आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। विंग फिर कोई सुयांग को जवाब नहीं देता है। वो फिर जल्दी से अपने भाई जीसू के पास चला जाता है। वो जीसू के पास जाता है और बोलता है, जीसू तुम ठीक हो ना? जीसू भी फिर हाँ में सर हिला देता है। जब तक चैंग जीसू की तरफ मुड़ता है और बोलता है, तुम चोर नहीं हो। इतना सुन के जीसू बेचारा शॉक्ड हो जाता है और वो विंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है, ये क्या बोला है? विंग फिर जीसू के कंधे को थोड़ा सा पिंच कर देता है। जीसू फिर चुप हो जाता है। फिर वो चैंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है, मैं चोर, तुम्हें चोर लग रहा हूँ? मैं कोई चोर नहीं हूँ। जीसू की बात सुन के चैंग बेचारा थोड़ा सा उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। फिर वो भी अपने भाई के पास, सुयांग के पास जाके खड़ा हो जाता है। इधर ये 2 भाई खड़े हो जाते हैं, उधर वो 2 भाई, और इधर बेचारे लैन जान और हमारा वैन ये खड़े रहते हैं। तो फिर सुयांग और चैंग बोलता है, सॉरी मुझे पता नहीं था, मुझे अगर पता होता तो मैं ये नहीं करता। तो फिर विंग बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से कभी किसी पे हमला करने से पहले एटलीस्ट उससे पूछ तो लेना। तुम तो ऐसे टूट पड़े जैसे मैं वाकई में चोर हूँ। तुम तो मुझे लगा तुम मुझे जान से ही मार दोगे। सुयांग फिर कुछ नहीं बोलता है, वो नज़रें नीचे झुका लेता है।
तो फिर लैंजन बोलता है मुझसे गलती होगी, मेरे भैया को पता नहीं था, प्लीज़ आप मेरे भैया को माफ़ कर दीजिए। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है कोई बात नहीं। तो फिर सुयांग बोलता है लेकिन तुम लोग किचन में क्या कर रहे हो? तो फिर विंग बोलता है हमें भूख लगी थी और तुम्हारे भाइयों को खाना बनाने नहीं आता है, इसलिए हमने सोचा कि हमें कुछ बना लेते हैं, पर हम तुम्हारे भाई से परमिशन लेके आए हैं। तो फिर सुयांग बोलता है ओह ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप खाना बना लो। अगर मुझे बनाना आता ना तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ बना देता, लेकिन मुझे तो कुछ खाना बनाना ही नहीं आता। ठीक है, आप एक काम करो, आप खाना बनाओ, ठीक है, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ करना। और इतना बोल के जल्दबाजी में फिर वो वहाँ से निकल के भाग जाता है। उसको ऐसा भागता देख विंग, जो कि उधर ही देख रहा होता है, वो भी बेचारा सोचने पड़ जाता है कि ये क्या नमूने है, ये किस तरीके की फैमिली है। फिर वो लैंजन की और वैन की तरफ मुड़ता है, वो उनको देखने लगता है। लैंजन जो कि वो खुद भी बेचारा थोड़ा नर्वस हो गया था, क्योंकि हाँ उसके भाइयों से थोड़ी गलती तो हो गई थी। फिर वो बोलता है मेरे भैया को सच में पता नहीं था, प्लीज़ मैं भैया की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। तो फिर विंग बोलता है नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारी भी गलती थी, ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है थैंक यू, अब आप अपना खाना बना सकते हैं। तो फिर विंग बोलता है ठीक है। विंग फिर हाँ मैं नोट करके वो फिर से वापस जाके अपना खाना बनाने लगता है। इधर वैन और लैंजन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन्हें हंसी भी बहुत आ रही होती है, वो अपनी हंसी को भी कंट्रोल किए हुए रहते हैं। फिर वो दोनों भाई वहाँ से निकल जाते हैं और बाहर जाने के बाद वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं मुझे लगा था आज भैया तो इनको जान से मार देंगे, अच्छा हुआ समय पे हम पहुँच गए, वरना पता चलता कि आज ये दोनों तो गए। तो फिर वैन बोलता है लेकिन तुमने ये नहीं सोचा अगर वो दोनों भैया को पीट देते तो भैया का क्या होता। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन कुछ भी को बहुत मज़ेदार था, हमें मज़ा आया। तो फिर वैन बोलता है हाँ यार मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो फिर लैंजन बोलता है चलो अभी दोनों जल्दी से नूडल्स बना के ला रहे हैं, फिर हम नूडल्स खाएंगे। वैन भी फिर हंस देता है और हाँ मैं नोट कर देता है। फिर वो दोनों जाके सोफे पे बैठ जाते हैं। इधर विंग भी फिर अपना नूडल्स बना लेता है। वो फिर नूडल्स बना के बाहर डाइनिंग एरिया में लेके आ जाता है और डाइनिंग टेबल पर रख देता है। फिर वो लैंजन और वैन की तरफ आता है और बोलता है चलो रेडी है। ये दोनों भाई भी हाँ में नोट कर देते हैं। फिर वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं। विंग फिर सबके लिए सर्व कर देता है। फिर वो बोलता है तुम्हारे वो दोनों भाई भी खाएंगे। और फिर लैंजन बोलता है नहीं भैया बाहर से आए हैं तो ज़रूर कुछ खा के आए होंगे, वो दोनों नहीं खाएंगे। तो फिर विंग बोलता है ठीक है। जब तक जीसू बोलता है और वैसे भी मैं उन्हें देने वाला भी नहीं था, उसने उस रुक रुक गाड़ी ने उसने देखा मेरा गला कितने ज़ोर से दबाया था, अगर वो थोड़ी देर ऐसे ही दबाता मैं तो मर ही जाता, मैं बिना शादी के ही मर जाता, मैं कंवारा मर जाता भाई। तो फिर विंग बोलता है जीसू चुप हो जाओ। तो जीसू बोलता है नहीं भाई तुमने देखा ना उसने मेरा गला। तो फिर विंग बोलता है हो गया मैं समझ गया, अब जाने भी दो। फिर जीसू बोलता है ठीक है। तो फिर विंग जीसू के सामने प्लेट रखता है और बोलता है लो तुम्हें भूख लगी थी ना तुम खा लो। फिर जीसू भी हाँ में नोट कर देता है और वो सब मिलके खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर वो सब वहाँ से उठ के चले जाते हैं अपने अपने रूम में। ऐसे ही फिर शाम हो जाती है। शाम होते फिर सिचन घर आते हैं। सिचन घर आते हैं तो उनके सारे भाई उनका वेट में ही बाहर बैठे रहते हैं। सारे भाई लॉन में बैठे रहते हैं। वो अपने भाइयों को देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। सारे भाई अपने बड़े भाई को देख के खड़े हो जाते हैं। लैंजन और वैन पहले सिचन के पास जाते हैं और जाके उनका बैग ले लेते हैं। तो फिर लैंजन बोलता है भैया आपका दिन कैसा रहा, क्या आपको आज फिर से डांट पड़ी। तो फिर सिचन बोलते हैं एज़ ऑलवेज मेरे भाइयों तुम लोगों की मेहरबानी है, तुम लोगों का साथ बना रहा तो ऐसे तो मैं रोज़ ही डांट खाऊंगा। खैर मुझे अब इसकी आदत हो गई है, ये बताओ कि तुम लोगों का दिन कैसा रहा। तो फिर वैन बोलता है भैया फर्स्ट क्लास, हमारा दिन तो बहुत अच्छा था और हम बस आपका ही वेट कर रहे थे, आपको आने में आज थोड़ा लेट हो गया। तो फिर सिचन बोलता है हाँ मुझे थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं लेट ही गया था तो मुझे मेरा काम भी कंप्लीट करना था, इस चक्कर में थोड़ा लेट हो गया। जब तक सुयांग और चैंग भी आते हैं तो सुयांग बोलता है भैया मैंने कितनी बार बोला है आप इतना लेट तक मत आया करो, आप जल्दी आ जाया करो। तो फिर सिचन बोलते हैं तो फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, क्यों तुम लोग सुबह जल्दी उठ के तैयार नहीं हो जाते, क्यों मुझे तुम लोग सुबह हमेशा लेट कराते हो। अगर तुम मुझे सुबह लेट नहीं कराओगे तो शाम को मुझे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, तुम लोग की वजह से फिर मुझे ओवर टाइम करना पड़ता है। तो फिर सुयांग बोलता है सॉरी भैया आज से ऐसा नहीं होगा, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि कल से हम लोग जल्दी उठ जाए। तो फिर सिचन बोलते हैं अगर तुम लोग ऐसा करोगे ना तो फिर मैं टाइम पे तुम लोगों के साथ आ जाऊँगा, तुम लोगों के पास आ जाऊँगा सॉरी। तो फिर वैन बोलता है भैया आप
पहले फ्रेश हो जाओ, और हाँ, आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। तो फिर सिचन बोलते मुझसे मिलने के लिए यहाँ पे? तो फिर लैंजन हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ भैया, वो जियांग अंकल के बेटे वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो फिर सिचन बोलते हैं क्या, जियांग अंकल के बेटे यहाँ पे? तो फिर दोनों भाई हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर सिचन बोलते हैं लेकिन मैं तो कभी उनसे मिला नहीं, मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। तो फिर लैंजन बोलते पता नहीं भैया, वो बोल रहे थे कि उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। तो फिर सिचन बोलते ठीक है, मैं अभी चेंज करके आता हूँ, तुम उन्हें यहीं बुला दो। फिर वो दोनों भी हाँ में नोट कर देते हैं। सिचन भी फिर फ्रेश होने चले जाते हैं। वो फिर चेंज करके लॉन में आ जाते हैं। जब तक इधर से विंग और जीसू भी आ जाते हैं। वो फिर सिचन के सामने आते हैं और हेलो बोल देते हैं। सिचन भी उन दोनों को हेलो बोल देते हैं। तो फिर विंग बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पे बिन बताए आ गया और आपके घर में रुक गया हूँ। तो फिर सिचन बोलते हैं नहीं, तुम ये क्या बोल रहे हो, ये घर तो वैसे भी तुम्हारा है, ये घर तुम्हारे डैड का है, तो इसमें तुम्हें बताना क्या है। और इनफैक्ट ये घर तुम्हारा है, तुम जितने दिन तक चाहो तुम यहाँ रुक सकते हो, और मुझे मेरे भाइयों ने बताया कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है। तो फिर विंग बोलता है हाँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, नहीं मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो फिर सिचन बोलते हैं हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो फिर विंग बोलता है मुझे मेरे डैड के एक्सीडेंट के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे डैड का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। ये बात सुन के फिर सिचन अपने भाइयों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं क्या हम दोनों अकेले में बात कर सकते हैं। विंग भी फिर सिचन की तरफ देखता है और बोलता है क्यों, कोई प्रॉब्लम है। तो फिर सिचन बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो फिर विंग बोल देता हाँ ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचन फिर अपने भाइयों की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं तुम लोग अंदर जाओ। तो फिर लैंजन बोलता है भैया क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। तो फिर सिचन बोलते हैं हाँ सब कुछ ठीक है, मुझे इनसे बात करनी है और ये बड़ों की बात है, तो तुम लोग अंदर चले जाओ। फिर वो सारे अपने भाई की बात सुन के हाँ में नोट कर देते और वो वहाँ लॉन से फिर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद फिर सिचन विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं प्लीज़ यहाँ आके बैठो। विंग और जीसू भी वहाँ जाके बैठ जाते हैं। तो फिर सिचन बोलते हैं हाँ अब बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। तो फिर विंग बोलता है प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड का एक्सीडेंट हुआ था, मुझे इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है और मेरा दिल कहता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे डैड के साथ हुआ क्या था और उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो फिर सिचन बोलते हैं देखो ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता और उस समय मैं खुद भी बहुत छोटा था, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारे डैड हमारी हेल्प कर रहे थे। तो फिर विंग बोलता है आपकी हेल्प, मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर सिचन बोलता है एक्चुअली मेरे मॉम डैड का मर्डर हुआ था और ये बात जियांग अंकल को पता थी और वो इस मामले में तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने पुलिस की भी मदद ली थी, लेकिन पुलिस भी इस बात का कुछ पता नहीं लगा पाई, उन्होंने भी इस केस को नहीं सुलझाया। लेकिन जियांग अंकल एंड तक टिके रहे, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें जानना था कि आखिर मेरे मॉम डैड के साथ हुआ क्या था और मैं भी जानना चाहता था, लेकिन मैं उसमें बहुत छोटा था तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जियांग अंकल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी थी। एक दिन जियांग अंकल ने मुझसे बोला कि वो किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं और उससे मिलने के बाद उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर पता चल जाएगा कि मेरे मॉम डैड के साथ आखिर हुआ क्या था। तो फिर मैंने भी अंकल को हाँ बोल दिया। अंकल उस दिन घर से तो निकले थे ठीक एकदम, और वो फिर मैं शाम तक वेट करता रहा, लेकिन अंकल नहीं आए घर पे। मैंने उनको फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगा और मुझे फिर आधी रात को पता चला कि अंकल का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में अंकल की मौत हो गई। तो फिर विंग बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत हुआ है, मेरे डैड का ऐसे अचानक एक्सीडेंट होना। तो फिर सिचन बोलते हैं हाँ मुझे भी लगता है कि कुछ तो गलत हुआ था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। मैंने जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं जियांग अंकल के डेथ के बारे में भी जानना चाहता हूँ और अपने मॉम डैड की भी, क्योंकि मेरे मॉम डैड का भी मर्डर हुआ था। ये बात मेरे भाइयों को पता नहीं है, मैंने ये बात उन्हें अब तक नहीं बताई है। मैंने उन्हें यही बताया कि हमारे मॉम डैड का प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। तो फिर विंग बोलता है मैं समझता हूँ। तो फिर सिचन बोलता है प्लीज़ मेरे भाइयों को इस मामले में कुछ मत बताना, उन्हें अगर पता चला तो फिर वो उनको
बुरा लगेगा, वो टूट जाएंगे। तो फिर बिंग बोलता है आप उसकी फ़िक्र मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे मेरे डैड की एक्सीडेंट की मिस्ट्री सॉल्व करनी है। क्या इसमें आप मेरी मदद करेंगे? तो फिर सिचन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, क्योंकि मैं खुद भी जानना चाहता हूँ और मुझे भी लगता है कि जियांग अंकल को कुछ ना कुछ तो पता चल गया था, क्योंकि वो कब से इस चीज़ के पीछे पड़े थे। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी इस केस को सुलझाने में। तो फिर बिंग बोलता है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम सब मिलके इस चीज़ को खुलासा कर ही देंगे। आखिर मुझे भी तो जानने का हक है कि मेरे डैड के साथ हुआ क्या था। तो फिर सिचन बोलते हैं मैं समझता हूँ और मैं तुम्हारे साथ भी हूँ। तुम्हें मेरी जिस तरीके की मदद चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तो फिर बिंग बोलता है थैंक यू। तो फिर सिचन बोलते हैं नहीं, थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हारे डैड का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है। हम लोग उस समय बेघर थे, उन्होंने हम भाइयों को अपने साथ रखा, हमारा इतना ख्याल रखा, उनका बहुत बड़ा एहसान है। अगर मैं उनके लिए कुछ भी कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर बिंग बोलता है ये आपका बड़प्पन है, बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए कि आप मुझे कुछ दिन तक यहाँ रहने की मोहलत दे दें। तो फिर सिचन बोलते हैं ये क्या बात हुई, ये घर तो तुम्हारा ही है, तुम जब तक चाहो तुम यहाँ पर रह सकते हो, तुम्हें मुझसे पूछने तक की भी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ खुशी खुशी रहो और तुम्हें जितने दिन तक रहना है रहो। तो फिर बिंग बोलता है थैंक यू सो मच। फिर सिचन बोलते हैं मैंने बोला ना, मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी हेल्प करके बहुत खुशी होगी, क्योंकि तुम्हारे डैड ने हम सब भाइयों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर वो नहीं होते तो हमारे सर पे छत भी नहीं होता। उन्होंने हम भाइयों के लिए बहुत कुछ किया है, अगर मैं उनके लिए कुछ कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। वैसे क्या तुमने कुछ सोचा है कि तुम ऐसा क्या करोगे? तो फिर बिंग बोलता है अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोच ही लूँगा, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं अब इस पूरी सच्चाई को सामने लेके आऊँगा। और मुझे लगता है कि अगर मैं अपने डैड की सच्चाई सामने लाऊँगा तो कहीं ना कहीं आपके डैड की भी सच्चाई सामने आ जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई है। तो फिर सिचन बोलते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हो ना हो जियांग अंकल के एक्सीडेंट के पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जिन लोगों ने मेरे डैड को मारा है। तो फिर बिंग बोलता है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी मदद करें। बस मुझे अब इतना बता दीजिए कि आपके डैड के कौन कौन बिजनेस पार्टनर थे और उनकी किससे नहीं बनती थी। तो फिर लैंस सिचन बोलते हैं कि ऐसा तो कोई नहीं था, मेरे डैड की तो हर किसी से बनती थी, उनकी कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन हाँ, जिन्होंने हमारे घर पे दावा किया उनको मैं नहीं जानता, लेकिन बस मैं उसका नाम जानता हूँ। तो फिर बिंग बोलता है ठीक है, तो आप मुझे उसका नाम ही बता दीजिए और मुझे इतना बता दीजिए कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो फिर लैंस सिचन बोलते हैं ठीक है। वो फिर वैन चाओ के बारे में विंग को बता देते हैं जितना उन्हें मालूम होता है। और फिर विंग बोलता है थैंक यू, अब मैं इससे ही पता लगा लूँगा, मैं कल से ही इस काम में लग जाऊँगा। तो फिर सिचन बोलते हैं अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताना। तो फिर विंग भी हाँ मैं नोट कर देता है। तो फिर सिचन बोलते हैं ठीक है, तो तुम बैठो, मैं बस डिनर बना ही रहा हूँ, उसके बाद से हम सब मिलके ही डिनर कर लेंगे। तो फिर विंग बोलता है अरे नहीं, आपको अकेले मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुकिंग आती है, मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो फिर सिचन बोलते हैं नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, तुम ऐसा करोगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर विंग बोलता है ये आप गलत बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपका मेहमान बन के नहीं आया हूँ, आप मुझे भी अपना भाई समझ सकते हो। विंग की बात सुन के फिर सिचन विंग की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि विंग ने भाई शब्द बोला है और सिचन की कमज़ोरी है भाई शब्द, क्योंकि वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। फिर सिचन विंग की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। तो फिर विंग बोलता है क्या अब अपने भाई को भी मना करोगे आप? तो फिर सिचन नाम में नोट करते हैं। तो फिर विंग बोलता है तो चलिए मैं आपकी मदद कर दूंगा। सिचन भी फिर हाँ में नोट कर देते हैं। विंग फिर खड़ा होता है और सिचन के साथ किचन में चला जाता है। वो फिर वहाँ जाके फिर रात का डिनर की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद डिनर भी बन जाता है, सब लोग डिनर डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। सिचन फिर सबके लिए प्लेटें लगाना शुरू कर देते हैं। लैंजन और बैन जो कि अभी तक टेबल पर नहीं पहुँचे हैं, तो फिर सिचन चैंग और सुयांग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं वो दोनों कहाँ पे हैं? तो फिर सुयांग बोलता है आपके ट्विंस है, आप जाके देखो, मैंने तो बोला आने को पर वो अभी तक आए नहीं हैं। तो फिर सिचन बोलते हैं अच्छा ठीक है। फिर सिचन उन दोनों के रूम में चले जाते हैं। वो वहाँ जाते हैं तो देखते हैं बैन और लैंजन चुपचाप वहीं बैठे होते हैं। तो फिर सिचन वहाँ जाते हैं और बोलते हैं
तुम्हें डिनर करने के लिए नहीं आना है? डिनर कब का बन चुका है, मैंने सबको बुलाया था, तुम दोनों क्यों नहीं आए? तो फिर लैंजन बोलता है हमें भूख नहीं है भैया। तो फिर सिचन बोलते हैं क्यों, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम्हें कुछ हुआ है? तो फिर लैंजन बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना है। तो फिर सिचन बोलते हैं ऐसा नहीं चलेगा लैंजन, तुम्हें खाना होगा, तुम ऐसे भूखे नहीं सो सकते। तो फिर वैन बोलता है नहीं भैया हमें सच में भूख नहीं है, हमने दिन में खाया था। तो फिर सिचन बोलता है उससे कुछ नहीं होगा, तुम दोनों चलो और चल के डिनर कर लो, वरना मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ये बात सुन के फिर दोनों भाई कुछ नहीं बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं चुपचाप। फिर सिचन बोलते हैं कोई बात है क्या, तुम दोनों मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो। तो फिर लैंजन बोलते हैं भैया क्या आपने हम भाइयों से कुछ छुपाया है? तो फिर सिचन बोलते हैं नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो फिर लैंजन बोलता है पता नहीं क्यों भैया हमें लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हो। आप उस इंसान से बात करने के लिए आपने हम सबको अंदर भेज दिया, ऐसा क्यों? क्या कुछ ऐसा है जो आप हमसे छुपा रहे हो? तो फिर सिचन बोलते हैं लैंजन ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा भाई तुमसे कुछ छुपा सकता है? तो फिर वैन बोलता है नहीं भैया हमें ऐसा लगता नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो आप हमसे नहीं बताना चाहते ये सोच के कि हमें तकलीफ़ होगी, तो प्लीज़ भैया आप ऐसा मत करो, अगर कुछ है तो आप हमें बता सकते हो, हम दोनों भाई आपकी बात समझेंगे। तो फिर सिचन बोलते हैं मुझे पता है तुम मेरी हर बात समझोगे, पर अभी मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो मैं तुम्हें सही समय पे बता दूंगा, तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। तो फिर वो दोनों भाई भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो फिर सिचन बोलते हैं अब चलो, अब चल के डिनर कर लो, मैंने तुम लोगों के लिए तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। तो फिर वो दोनों सुनते हैं और उनके चेहरे पे स्माइल आता है और बोलते हैं क्या सच में भैया? तो फिर सिचन भी हाँ में नोट करते हैं। तो वैन बोलता है मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर सिचन बोलते हैं तुमने अभी बोला तुम्हें भूख नहीं है। तो फिर लैंजन बोलता है हमें लगा आप हमसे कुछ छुपा रहे हो, आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते, इसलिए फिर हमारा मन ख़राब हो गया था, हम खाना नहीं चाहते थे। तो फिर सिचन बोलते हैं तुम लोगों का क्या करूँ मैं, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता, चलो अब मेरे साथ चलो चुपचाप डिनर कर लो। फिर वो दोनों भी हाँ में नोट कर देते हैं। सिचन उन दोनों को लेके आते हैं और डाइनिंग टेबल पे लाके बिठा देते हैं। जीसू जब वैन को देखता है तो उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर वो मन ही बोलता है तो प्लीज़ मेरे सामने वाली सीट पे बैठ जाओ, इधर उधर मत जाना। वैन जो कि वहाँ आके खड़ा होता है और फिर वो लैंजन की तरफ देखने लगता है। लैंजन भी फिर एक चेयर पे जाके बैठ जाता है। तो फिर वैन भी उसके पास वाली चेयर पे बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। जीसू के सामने लैंजन बैठ जाता है और विंग के सामने वैन बैठ जाता है। तो जीसू का चेहरा उतर जाता है और फिर बोलता है मेरी इतनी सी बात नहीं मानता ये, मुझे कुछ और ट्राई करना होगा। ऐसा बोल के फिर वो अपना प्लेट की तरफ ध्यान देने लगता है। इधर सिचन सबकी प्लेटें लगा दिए होते हैं तो सब अपना रात का डिनर शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डिनर पूरा हो जाता है, फिर वो सब उठते हैं और अपने अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो फिर सिचन बोलते हैं विंग और जीसू तुम लोगों का गेस्ट रूम में सारी व्यवस्था हो गई है, तुम लोग आराम से जाके सो जाओ। तो फिर विंग बोलता है ठीक है तो हम चलते हैं, गुड नाइट। सिचन भी फिर गुड नाइट बोल देते हैं। तो विंग और जीसू वहाँ से जाने लगते हैं। जीसू जो कि अभी नहीं जाना चाहता था, वो वैन से बात करना चाहता था, लेकिन वैन जो कि उससे बात क्यों करेगा, वो अपने भाई के पास ही बैठा था। वो वैन की तरफ देखता है, वैन जो कि जीसू की तरफ नहीं देख रहा होता है, वो लैंजन से बातें करने में बिजी होता है। तो फिर जीसू भी अपना मुंह लटका लेता है और अपने भाई के साथ गेस्ट रूम में चला जाता है। इधर सिचन फिर अपने ट्विंस की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं चलो तुम लोग भी जाओ और जाके सो जाओ ताकि तुम सुबह टाइम पे उठ सको। फिर वो दोनों भाई भी खड़े होते हैं और अपने भाई को गुड नाइट बोलते हैं और फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। सिचन भी फिर वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं और जाके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता है, सेम शेड्यूल होता है। सिचन सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं, फिर सबको उठा देते हैं। जिनके सारे भाई बिना किसी बदमाशी के टाइम पे उठ जाते हैं सिचन के एक बार जगाने में। ये देख के सिचन को बहुत खुशी होती है। वो फिर सारे अपने आप ही जाके जल्दी से फ्रेश भी हो जाते हैं और डाइनिंग टेबल पे भी जाके बैठ जाते हैं। सिचन फिर सब उनके लिए ब्रेकफास्ट लगा देते हैं, वो भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और आज वो जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो फिर वो बोलते हैं चलो ठीक है, आज तुम लोगों ने मेरी बात मानी और मैं आज टाइम पे फ्री हो गया, तो आज मैं टाइम पे ऑफिस जा रहा हूँ और तुम लोग भी अब अपने कॉलेज चले जाओ और प्लीज़ कोई बदमाशी मत करना। मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा आज, क्योंकि आज मैं टाइम पे जा रहा हूँ।
उनके भाई भी फिर हमें नोट कर देते हैं। सिचेन फिर विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं ठीक है विंग, तो हम शाम को मिलते हैं। तो विंग भी बोल देता है ठीक है। सिचेन फिर वहाँ से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर ये दोनों चैंग और सुयांग भी फिर खड़े होते हैं और बोलते हैं ठीक है, तो हम भी निकलते हैं। तुम्हारी क्लास थोड़ी लेट लगेगी तो तुम लोग आ जाना, हम दोनों जल्दी जाते हैं। तो फिर वैन और लेंजन भी हमें नोट कर देते हैं। तो फिर सुयांग और चैंग फिर जल्दबाजी में घर से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद फिर वैन और लेंजन भी खड़े होते हैं और अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो विंग उन्हें रोकता है और बोलता है क्या तुम दोनों अब कॉलेज जाओगे? दोनों विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं हाँ क्यों, क्या हुआ? तो विंग बोलता है हुआ कुछ नहीं, मैं भी उधर ही जा रहा था, तो चलो मैं तुम दोनों को कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। तो फिर लेंजन बोलता है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम चले जाएंगे। तो फिर विंग बोलता है मैं उधर ही जा रहा हूँ तो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा ना, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो फिर वैन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली में हम दोनों भाइयों की आदत है, हम दोनों भाई हमेशा एक साथ ही कॉलेज जाते हैं। तो फिर जिसू बोलता है तो तुम्हें क्या लग रहा है हम तुम दोनों को क्या अलग अलग लेके जाएंगे? हम तुम दोनों भाइयों को एक साथ ही लेके जाएंगे और एक साथ ही कॉलेज ड्रॉप कर देंगे। ये बात सुन के फिर लेंजन जिसू की तरफ देखता है। तो फिर जिसू अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तो फिर विंग बोलता है क्या तुम लोग हम मेरे साथ चलने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो फिर लेंजन बोलता है नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। तो फिर विंग बोलता है नहीं इसमें कोई परेशानी नहीं है, इनफैक्ट हमें कंपनी मिल जाएगी, हम तुम लोगों को वहाँ कॉलेज ड्रॉप करके फिर हमें भी आगे काम से जाना है तो हम वहाँ चले जाएंगे। तो फिर वो दोनों भाई आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब फिर विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं ठीक है फिर हमारा वेट कीजिए, हम आते हैं। विंग भी फिर हमें नोट कर देता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। विंग फिर जिसू की तरफ मुड़ता है और बोलता है जिसू क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तुम क्या करना चाहते हो? तो जिसू बोलता है भाई मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ पर मैं उससे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, वो दोनों आपस में चिपके हुए रहते हैं, भाई प्लीज़ मेरी मदद करो ना। तो फिर विंग बोलता है आखिर तुम्हें उससे बात क्या करनी है और मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तो फिर जिसू बोलता है भाई मुझे बस बात करनी है और आप मेरी मदद ऐसे कर सकते हो कि आप उस लेंजन को अपने साथ बिजी कर लो ना, आप उससे बात करने लग जाओ ताकि वैन थोड़ा फ्री हो जाए और फिर मैं उससे बात कर सकूं। तो फिर विंग बोलता है और मैं उससे क्या बात करूंगा, तुम देखते हो वो कितना रूड जवाब देता है, मुझे लगता है वो मुझसे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर जिसू बोलता है हाँ मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको तो उसमें इंटरेस्ट है ना, तो आप ही बात कर लो। तो फिर विंग बोलता है जिसू क्या बोल रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो फिर जिसू बोलता है भाई मुझसे मत छुपाओ, मुझे अच्छे से पता है, मैं आपके नज़रियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैंने देखा है कि आप उसे किस नज़र से देखते हो। तो फिर विंग बोलता है मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कचरा भर चुका है, तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैं उसे ऐसी वैसी किसी नज़र से नहीं देखता, तुम गलत सोच रहे हो। तो फिर जिसू बोलता है हाँ जब तो आप इतना अटक रहे हो बोलने में। तो फिर विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। तो फिर जिसू बोलता है ठीक है अगर मुझे गलत लग रहा है तो कोई बात नहीं, तो ये सोच लो कि आप मेरी मदद कर रहे हो, मेरी मदद करने के लिए प्लीज़ आप थोड़ी देर लेंजन को अपने साथ बिजी कर लो ना, ताकि मैं उस वैन से बात कर सकूं, मुझे थोड़ा सा टाइम उसके साथ बिताना है, कुछ बातें करनी है, कुछ जानना चाहता हूँ। तो फिर विंग बोलता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा। तो फिर जिसू अपने भाई को हक करता और बोलता है थैंक यू, तुम बहुत अच्छे भाई हो। तो विंग बोलता है ठीक है मुझे मस्का मत लगाओ, अब वो दोनों आते ही होंगे, जाओ तुम भी रेडी हो जाओ। फिर जिसू भी हाँ में नोट कर देता है। फिर वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं, इधर ये दोनों भाई भी तैयार हो जाते हैं। फिर वो कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों जा रहे होते हैं, ये दोनों भाई एक साथ पीछे वाली सीट पे बैठे होते हैं। जीसू जो कि वैन की तरफ ही देख रहा होता है, वो उससे बात करना चाहता है, वो मिरर के थ्रू वैन को देख रहा होता है। वैन जो कि अपने भाई लेंजन से बात कर रहा होता है और ये देख के बेचारा उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो बात करने का ट्राई कर रहा है। और अफसोस बेचारे जीसू को ये मौका ही नहीं मिलता है, क्योंकि वैन अपने भाई से ही बात करने में बिजी है, वो जीसू पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। और ऐसे में फिर कॉलेज भी आ जाता है। कॉलेज पहुँचते ही विंग फिर कार रोक देता है
कॉलेज को देख के फिर वो दोनों भाई भी कार से बाहर आ जाते हैं और फिर विंग के साइड में आता है और तुझसे थैंक यू बोल देते हैं और वो फिर वहाँ रुकते भी नहीं है, ना ही कुछ सुनते हैं और दोनों भाई कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। तो फिर जीसू बोलता है, भाई मैंने तुमसे बोला था ना कि तुम्हें मेरी मदद करनी है, तुमने मेरी हेल्प नहीं की, मैं उससे बात करना चाहता था। तो विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये सही समय था? हम कार में थे और वैसे भी उन्हें कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, उनकी पढ़ाई में असर नहीं पड़ना चाहिए, वो कॉलेज में लेट होते तो उन्हें पनिशमेंट मिल सकती थी। तो फिर जीसू बोलता है, आप और आपके, ठीक है चलो अब हमें अपने काम के लिए तो चलना है, हमें भी देर हो रही है। तो विंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। विंग जो कि अपने डैड के एक्सीडेंट के मामले में पूरी तहकीकात कर रहा है, वो इस सच्चाई को जानने के लिए अपनी जी जान लगा रहा है। वो हर उस इंसान से जाके मिल रहा है जिससे उसे कोई जानकारी मिल सके। विंग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो जल्द से जल्द इस पहेली को सुलझा सके। ऐसे ही फिर दिन निकलते जाते हैं। अब विंग को यहाँ आए हुए 1 सप्ताह हो गए। 1 सप्ताह से विंग रात दिन मेहनत कर रहा है, वो भागा दौड़ी कर रहा है, वो अपने डैड के एक्सीडेंट के पीछे का राज जानने के लिए पूरी तरीके से लगा हुआ है। वो और जीसू अपने डैड के इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अब तक उनके हाथ में कोई सुराग नहीं लगा है। अब तक उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिला है जिससे वो अपने डैड के एक्सीडेंट का राज जान सके। लेकिन उन दोनों ने फिर भी हार नहीं मानी है। लेकिन उसके साथ साथ जीसू जो कि वैन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रख रहा है, वो वैन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है, वो उससे प्यार करने लगा है, वो उसे चाहता है अपनी फीलिंग्स को बताए। लेकिन कभी उस बेचारे को मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि वैन कभी जीसू पे ध्यान ही नहीं देता। वो सिर्फ अपने भाइयों से ही बात करता है और ख़ासकर लैनजान के साथ वो पूरा दिन पूरी नाइट रहता है, इसलिए जीसू को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। और दूसरी तरफ हमारा विंग को भी लैनजान बहुत पसंद है, लेकिन विंग को अभी अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं है। उसे लगता है कि वो सिर्फ लैनजान को ऐसे ही नॉर्मली लाइक करता है, उसे अभी तक फील नहीं हुआ है कि वो उससे प्यार करता है। एक दिन ऐसे ही विंग जो कि बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि दिन निकलते जा रहे हैं और उसे अभी तो कुछ पता नहीं है। ये सब सोच के विंग का दिल दिमाग बहुत परेशान होता है। वो फिर पूल एरिया में ऐसे ही घूम रहा होता है और सारी चीज़ें सोच रहा होता है, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। वो पूल साइड एरिया में चल रहा है और उसका ध्यान कहीं और है। ऐसे ही सोचते सोचते फिर विंग आगे चल रहा होता है, उसका ध्यान बिल्कुल नहीं था कि वो कहाँ है और कहाँ चल रहा है। और ऐसे में फिर विंग का पैर स्लिप कर जाता है और वो सीधा पूल में जाके गिर जाता है। विंग जिसे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती, विंग की बस एक ही कमी है कि विंग को स्विमिंग करना नहीं आता। वो कभी आज तक पानी में गया ही नहीं, उसे पानी से डर लगता है, इसलिए उसे स्विमिंग नहीं आती। विंग जैसे ही पूल में गिरता है वो बेचारा तड़पने लग जाता है, क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती कि वो बाहर निकल सके। वो ऐसे ही हाथ पैर ऊपर करने लग जाता है, जब तक लैनजान की नज़र पड़ जाती है कि पूल में कोई गिरा है। लैनजान फिर दौड़ के आता है और वहाँ पूल में देखता है कि विंग जो कि पूल में गिरा होता है। लैनजान भी फिर टाइम नहीं गंवाता और वो पूल में जंप कर देता है और जाके फिर विंग को बचा लेता है। वो विंग को बचा के फिर पूल से बाहर निकालता है। विंग जो कि काफ़ी देर से पानी में रह गया था और उसे तैरना नहीं आता है, तो उसने काफ़ी पानी को गल्फ कर लिया था। लैनजान विंग को बाहर निकाल के फिर उसे लेटा देता है। वो उसके पेट पे और सीने पे ऐसे पुश करता है ताकि उसके अंदर का जो भी पानी है वो बाहर आ जाए। लेकिन विंग जो कि आंखें नहीं खोल रहा है, वो बेहोश हो चुका है। लैनजान जो कि बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो ऐसा उसको देख नहीं सकता था। विंग जिसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। लैनजान फिर अपने 2 उंगलियों को, 2 फिंगर को विंग के नोज़ के पास ले जाता है और उसकी ब्रीथिंग चेक करने लगता है। विंग की जो कि अभी सांसें अभी नहीं आ रही थी, देख के फिर लैनजान बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो विंग को ऐसे हालत में देख के उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा होता है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग जो कि होश में नहीं आता है। फिर लैनजान के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फिर नीचे झुकता है और विंग के माउथ को खोल देता है। वो विंग के माउथ को खोलता है और फिर वो नीचे झुक के अपने माउथ से विंग को सीपीआर देना शुरू कर देता है। वो काफ़ी देर तक विंग को ऐसे सीपीआर देता है और उसे पुश करता रहता है ताकि वो होश में आ जाए। 10 मिनट तक ऐसे ही लैनजान कंटिन्यू करता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद विंग की अचानक एक बार ब्रीथिंग आती है और ये देख के फिर लैनजान बहुत खुश होता है और फिर से वापस उसे सीपीआर देना शुरू कर देता है। विंग जो कि अब होश में आ चुका था, उससे बिल्कुल एहसास नहीं था, उससे बस होश आया था। वो अभी अपनी आंखें नहीं खोला था, लेकिन उसे फील हो रहा था कि किसी के लिप्स तो उसके लिप्स के ऊपर है और वो उसे सीपीआर दे रहा है। लेकिन विंग इस चीज़ को
समझ नहीं पाता है। विंग को लगता है कि वो पर्सन उसे किस कर रहा है, तो विंग भी फिर उसे वापस किस करना शुरू कर देता है। जब लैंजन को फील होता है कि विंग उसे किस कर रहा है, तो फिर लैंजन झटके से उससे अलग होता है और फिर उसके सामने देखता है। विंग भी फिर अपनी आंखें खोल देता है। जब विंग अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने लैंजन को देखता है। लैंजन जो कि थोड़ा गुस्से में आ चुका था और वो विंग की तरफ ही देख रहा होता है। तो फिर विंग जब लैंजन को इस तरीके से देखता है, फिर वो उठने की कोशिश करता है। वो उठ के बैठता है और बोलता है, लैंजन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लैंजन जो कि विंग की तरफ देखता है पर कुछ नहीं बोलता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो फिर विंग बोलता है, मैंने कुछ किया क्या? लैंजन फिर भी उसे कोई जवाब नहीं देता है। वो विंग की तरफ बस देख ही रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो कि समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या हुआ। उसे एहसास तो है कि उसने कुछ तो किया है, लेकिन क्या उसे एग्जैक्टली पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा बेहोशी की हालत में था। फिर विंग अपने दिमाग पे जोर डालने लगता है कि उसे क्या हुआ। फिर उसे एहसास होता है कि उसने शायद गलती से लैंजन को किस कर दिया है, और वो इतना ही सोचते वो बेचारा घबरा जाता है। वो थोड़ा गिल्ट फील करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने ऐसी गलती कर दी है। लैंजन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उसे डर लगने लगता है कि अब लैंजन उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, क्योंकि विंग को कभी भी लैंजन को लेके ऐसे थॉट नहीं थे। वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे अपने प्यार का एहसास नहीं है। लेकिन ये सब होने के बाद विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो अब शायद लैंजन को फेस भी ना कर पाए। वो फिर धीरे से उठता है और उठ के अंदर की तरफ चला जाता है। लैंजन जो कि अपने रूम में जाता है और डोर को लॉक कर लेता है, और फिर वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और वो सीन उसके सामने आने लगते हैं कि कैसे विंग ने उसे किस किया था। लैंजन को अभी इस बात का बुरा नहीं लगा है। वो इस बात से नाराज़ नहीं है। हाँ, ये अचानक हुआ तो वो थोड़ा शॉक्ड हो गया है, लेकिन वो इस बात से नाराज़ नहीं है। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही सोचता रहता है। लेकिन इधर विंग बहुत ज़्यादा डर चुका है। उसे लग रहा है कि लैंजन शायद उसे गलत समझ रहा है, और अब शायद लैंजन कभी उससे बात नहीं कर पाएगा। उसकी नज़रों में उसकी इमेज ख़राब हो चुकी है। ये सोच के फिर विंग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता है। अब तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फिर विंग डिसाइड करता है कि वो लैंजन से माफ़ी मांग लेगा और उसे बता देगा कि ये जो भी हुआ गलती से अनजाने में हो गया। और यही सोच के फिर वो चुप करके वो भी अपने रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा जीसू जो कि वैन से बात करने की लगातार कोशिश कर रहा है, और उसे मौका मिल भी जाता है। वो वैन को देखता है। वैन जो कि गार्डन में बैठा हुआ था और कुछ लिख रहा था। जीसू फिर उसको अकेला पाता है तो वो खुश हो जाता है और धीरे से फिर उसके पास जाने लगता है। वो वहाँ जाके चुपचाप वैन के पीछे खड़ा हो जाता है। जब वैन को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है, तो फिर वो पलट के देखता है, तो वहाँ देखता है जीसू खड़ा है। तो वो जीसू को देखता है और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो फिर जीसू बोलता, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ घूम रहा था। मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं यहाँ आ गया। क्या तुम्हें बुरा लगा? तो फिर वैन बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो बस मैंने ऐसे ही पूछ लिया। फिर जीसू बोलता है, तुम यहाँ पर अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? तो फिर वैन बोलता है, कुछ नहीं, मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैं उसे ही पूरा कर रहा हूँ। तो फिर जीसू बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो फिर वैन बोलता है, तुम मेरी क्या मदद करोगे? तो फिर जीसू बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम क्या भूल रहे हो? मैं भी कॉलेज गया हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है। तो फिर वैन बोलता है, हाँ, मैंने कब बोला कि तुम कॉलेज नहीं गए हो? तो फिर जीसू बोलता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं करूँ? तो वैन भी फिर हाँ में नोट कर देता है। जीसू फिर उसके पास आके बैठ जाता है और बोलता है, ला मुझे दिखाओ। वैन भी फिर वो दे देता है। जीसू उसको देखता है, फिर वैन की तरफ देखता है और एक वो ऑकवर्ड सी स्माइल करता है, क्योंकि जीसू को ये बिल्कुल नहीं आता। जीसू बस ऐसे झूठ बोल रहा है। वो कॉलेज गया है, आई नो, उसने स्टडी की है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अलग है और इस प्रोजेक्ट के बारे में उसे कुछ नहीं पता। फिर वो वैन की तरफ देखता है और फिर वो पेपर की तरफ देखता है। तो फिर वैन बोलता है, मुझे पता है तुम्हें नहीं आता है, लेकिन तुम फिर भी मेरी मदद करना चाहते हो, है ना? जीसू फिर थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है, आई एम सॉरी, बस मैं यूँ ही। तो फिर वैन बोलता है, मुझे पता है तुम मुझसे बात करना चाहते हो, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुम मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर क्या बात है? तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो, बोलो। तो फिर जीसू बोलता है, क्या तुम्हें पता है
तो वैन बोलता है हाँ मुझे सब पता है, मैं कोई अंधा नहीं हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ। मैंने कई बार देखा है कि तुम किस तरीके से मुझे देख रहे हो और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हो। अब बोल भी दो, क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे। तो फिर जीसू बोलता मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो फिर वैन बोलता अच्छा मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, पर क्यों। तो जीसू बोलता है क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तो फिर वैन बोलता है और। तो जीसू बोलता है और तो कुछ नहीं, बस क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता, क्या मैं दोस्ती के लायक नहीं हूँ। तो फिर वैन बोलता है नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अब तक कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ। तो फिर जीसू बोलता है मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इसलिए फिर मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। तो फिर वैन जीसू की तरफ देखता है और बोलता है सिर्फ इतना ही, सिर्फ मेरे दोस्त बनना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो फिर जीसू वैन की तरफ देखने लगता है। वो बेचारा शॉक्ड हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वैन क्या बोल रहा है। तो फिर वैन बोलता है क्या हुआ, तुम मुझे जवाब नहीं दोगे। तो फिर जीसू बोलता है नहीं मैं वो। तो वैन बोलता है मैं समझ रहा हूँ, यूँ तो तुम मुझसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हो, लेकिन जब मैं अब सामने से पूछ रहा हूँ तो तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह पा रहे हो, ऐसा क्यों। तो फिर जीसू बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। तो फिर वैन बोलता है ठीक है, मैंने सुन लिया और मुझे मंजूर है, मैं तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही जीसू फिर खुश हो जाता है और बोलता है क्या सच में तुम मेरे दोस्त बनने को तैयार हो। तो फिर वैन बोलता है हाँ मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार हूँ। तो फिर जीसू बोलता है थैंक यू, तुम्हें पता है मैं कब से ये बात कहना चाहता था, मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन कभी मुझे मौका ही नहीं मिला। तो फिर वैन खड़ा होता है और बोलता है कोई बात नहीं, अब तो मौका मिल गया ना। तो जीसू भी खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ तो आज से हम क्या फ्रेंड हैं। तो फिर वैन बोलता है हाँ हम दोनों फ्रेंड हैं। जीसू फिर खुश होता है और आगे हाथ बढ़ा देता है। तो फिर वैन उस हाथ की तरफ देखता है और फिर जीसू की तरफ देखता है। तो जीसू बोलता है क्या अब हम फ्रेंड हैं ना, तो हैंडशेक तो कर ही सकते हैं। तो फिर वैन बोलता है हाँ क्यों नहीं। वैन फिर धीरे से करीब आता है और उस हाथ की तरफ देखता है, वो उस हाथ में अपना हाथ देता है। जीसू जो कि बहुत खुश हो जाता है। वैन फिर धीरे से थोड़ा झुकता है और जीसू के करीब जाके फिर उसके चिक्स पे एक किस कर लेता है। इतना होते ही जीसू जो कि बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो फिर वैन की तरफ देखता है। वो बहुत ही शॉक्ड होकर वैन की तरफ देख रहा होता है। फिर वैन एक स्माइल करता है और बोलता है देखो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसके साथ प्ले कर रहे हो, तुम मेरे सामने झूठ बोल रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने तुम्हें ऑब्जर्व कर लिया है। मुझे डे 1 से पता है कि तुम मुझे किस तरीके से देख रहे थे और तुम्हारे इरादे क्या थे। मैंने ही फिर उसे इग्नोर कर दिया था क्योंकि मैं ध्यान देना नहीं चाहता था, लेकिन अब इतने दिनों से मैंने तुम्हें देखा है तो इतना तो मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी फीलिंग्स जो भी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और ये मुझे काफ़ी पसंद आई। वैन की बातें सुन के जीसू जो कि फुल ऑन शॉक था ही, उसे तो अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उसे तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि वैन उसकी फीलिंग्स को समझ चुका है। वो अभी खुश भी था और नर्वस भी था। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका था। अब तो वो बिल्कुल कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वो चुपचाप फिर वैन की तरफ ही देख रहा होता है। तो फिर वैन उसके पास आता है और बोलता है वैसे मुझे तुम्हारे दोनों साइड ही पसंद है। मैं तो वेट कर रहा था कि तुम कुछ और बोलोगे, लेकिन तुमने तो दोस्ती की बात की। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये भी मंजूर है। मैं तुम्हारा दोस्त बनने को रेडी हूँ, लेकिन अगर इससे ज़्यादा तुम कुछ चाहो तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और इतना बोल के फिर वैन वहाँ से चला जाता है। वैन के जाने के बाद जीसू जो कि अभी तक बेचारा स्टैचू बना हुआ है, वो फुल ऑन शॉक था। वो फिर वैन के जिधर गया उधर देखता है और फिर वो अपने सेंस में आता है और बोलता है हाँ अभी क्या हुआ, इसने अभी क्या बोला, क्या इसको सब कुछ पता था, ये सब कुछ जान के भी अनजान बन रहा था। और इसने बोला ये बच्चा नहीं है, इसका मतलब इसे सब कुछ पता था, यानी मैं ही बेवकूफ़ था और मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था और ये मेरी फीलिंग्स जानने के बाद भी ये मज़े ले रहा था।
मैं इतना डम्बो कैसे हो सकता हूँ, मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया। मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूँ। फिर उसे जब वो किस याद आता है तो बोलता है, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, फाइनली जो मैं चाहता था हो गया। तो इसका मतलब इसे सब कुछ पता है। तो मेरा काम आसान हो गया। ठीक है वैन, तो तुम चाहते हो कि मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूं, है ना? तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। मुझे भी तो तुम्हारा प्यार ही चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। तो फिर तैयार हो जाओ वैन, मैं बहुत जल्दी अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करने वाला हूँ। और उसके बाद से जो होगा वो तो अभी मैं सोच भी नहीं सकता। और इतना सोच के फिर वो खुद ही शर्मा जाता है और वो फिर अंदर घर की तरफ चला जाता है। और उधर वेंग, जो कि बेचारा अभी तक वही सब चीज़ें सोच रहा है जो हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वो करे क्या। और हमारा लैंजन भी, वो भी बेचारा अपने रूम में बैठा है और वो सारी बातें सोच रहा होता है। ऐसे ही फिर दिन निकल रहे होते हैं। वेंग जब भी लैंजन के सामने जाता वो बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाता। वो फिर नज़रें नीचे झुका लेता क्योंकि वो लैंजन को फेस नहीं कर पा रहा था। उसे डर लग रहा था कि लैंजन अब पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेगा। और लैंजन, जो कि वेंग को भी ऑब्जर्व कर रहा था, उसे अच्छे से पता है कि वेंग को अपनी गलती का एहसास है और उससे जो भी हुआ वो अनजाने में हुआ है। उसने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया है। और ये जानने के बाद लैंजन को बहुत खुशी होती है। लैंजन, जो कि खुद वेट कर रहा है कि वेंग आके उससे बात करे, लेकिन वेंग है जो कि उससे बात नहीं कर रहा है। इनफैक्ट अब लैंजन भी कई बार वेंग के सामने जाने की कोशिश करता है, लेकिन वेंग फिर उसे अवॉइड कर देता है क्योंकि वो उसे फेस नहीं कर पाता और वो उसे दूर दूर भागने लगता है। ऐसे ही 1-2 दिन और निकल जाते हैं और वेंग, जो कि लैंजन के सामने अभी भी नहीं जा रहा है, वो लैंजन से बचना शुरू कर चुका है। वो लैंजन को देख के या तो छुप जाता है या फिर साइड हट जाता है। वो लैंजन का सामना नहीं करता है। और इस चीज़ से अब लैंजन, जो कि बहुत परेशान हो गया है क्योंकि उसे पता चल गया है कि वेंग की कोई गलती नहीं थी। इसलिए फिर वो वेंग से बात करना चाहता है, लेकिन वेंग है जो कि उससे बात ही नहीं कर रहा है। तो फिर लैंजन भी पहल नहीं कर सकता क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसने पहल की तो पता नहीं वेंग उसको लेके क्या ही सोचेगा। इसलिए फिर लैंजन भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन लैंजन बहुत ज़्यादा परेशान है। उधर वेंग भी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो भी लैंजन से बात करना चाहता है, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी, अपने गिल्ट की वजह से उसके सामने नहीं जाता है। एक दिन ऐसे ही वेंग फिर बहुत ज़्यादा परेशान होकर फिर वो ड्रिंक कर रहा होता है। वो चुपचाप अपने रूम में बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। लैंजन, जो कि उधर से ही जा रहा होता है, फिर उसकी नज़र पड़ती है। डोर ओपन होता है तो फिर लैंजन देख लेता है कि वेंग वहाँ इतना परेशान होकर वहाँ पर ड्रिंक कर रहा है। फिर लैंजन भी उस रूम के पास जाता है। जब वेंग डोर की तरफ देखता है, वहाँ लैंजन खड़ा है, तो फिर वो कुछ बोलता नहीं है और खड़ा हो जाता है। लैंजन भी वेंग की तरफ देखता है, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप वहीं पे खड़ा रहता है। तो फिर वेंग हिम्मत करता है और बोलता है, लैंजन तुम यहाँ, क्या तुम्हें कुछ काम है? तो फिर लैंजन बोलता है, नहीं मुझे कोई काम नहीं है, और मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था। क्या तुमने मेरे भाई को देखा? तो फिर वेंग बोलता है, नहीं मैंने उसे नहीं देखा। तो फिर लैंजन बोलता है, ठीक है। तो फिर वेंग बोलता है, लैंजन फिर वेंग की बात सुन के उसकी तरफ देखता है। तो वेंग बोलता है, क्या तुम 1 मिनट इधर आओगे? लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला के अंदर चला जाता है। वो वेंग के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तो वेंग बोलता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो लैंजन बोलता है, हाँ बोलो। तो फिर वेंग बोलता है, एक्चुअली उस दिन जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में गलती से हो गया। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मुझे खुद को पता नहीं चला कि वो कैसे हो गया। तो फिर लैंजन बोलता है, मुझे पता है, तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है और मुझे उस बात से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। लैंजन की ये बात सुन के फिर वेंग लैंजन की तरफ देखता है और पूछता है, क्या सच में तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो? तो लैंजन फिर ना में सर हिलाता और बोलता है, नहीं मैं तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे भी गलती थी। तुमसे गलती से अनजाने में हो गया। तुमने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया। तो फिर वेंग बोलता है, क्या सच में तुम सच बोल रहे हो ना? तो लैंजन भी हाँ में सर हिला देता है। तो फिर वेंग बोलता है, मुझे अच्छा लगा जान के कि तुमने मुझे समझा। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि तुम शायद मुझे गलत समझोगे। तो फिर लैंजन थोड़ा सा पास जाता है और बोलता है, तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है ना? वेंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और ना में सर हिलाता है।
तो फिर लैंजन बोलता है, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझे लेके यही सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, माना मेरी उम्र तुमसे कुछ साल छोटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई चीज़ों को समझता नहीं हूँ। मुझे हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आती है। मुझे अच्छे से पता है क्या सही है और क्या गलत, और क्या चीज़ किसी ने जान के की है और क्या अनजाने में हुई है। तो तुम्हें मुझे कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। ये बात सुन के फिर विंग को बहुत सुकून मिलता है, उसे बहुत शांति मिलती है कि चलो लैंजन उसे गलत नहीं समझता है। फिर वो लैंजन की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरी कितनी बड़ी टेंशन दूर कर दी। मुझे बहुत टेंशन हो गई थी, मुझे लग रहा था कि तुम मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, और इसीलिए फिर मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा था। तो फिर लैंजन बोलता है, मुझे ये बात भी अच्छे से पता है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझसे आके बात करोगे, लेकिन तुमने कभी मुझसे आके बात करने की कोशिश भी नहीं की। तो फिर विंग बोलता है, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे भी गलती की, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इसीलिए फिर मैं कुछ नहीं बोल पाया। तो फिर लैंजन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी ये बात भी अच्छी तरीके से समझता हूँ। फिर विंग बोलता है, वैसे थैंक यू, तुमने मुझे इतना समझा, मुझे बहुत खुशी हुई। तो लैंजन भी फिर कुछ नहीं बोलता है, फिर वो टेबल की तरफ देखता है। तो विंग भी टेबल की तरफ देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था, मैं थोड़ा परेशान था, तो फिर इसीलिए मैं इसे यहाँ लेके आ गया। तो फिर लैंजन बोलता है, कोई बात नहीं, वैसे क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ? तो विंग बोलता है, नहीं, तुम इसे ट्राई नहीं कर सकते, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो फिर लैंजन बोलता है, तो अगर ऐसा है तो तुम इसे क्यों पी रहे हो? तो फिर विंग बोलता है, मैंने बोला ना, मैं थोड़ा परेशान था, इस वजह से फिर लेकिन तुम इसे ट्राई नहीं कर सकते। तो लैंजन बोलता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं बच्चा हूँ, है ना? विंग फिर नामे सर हिलाता और बोलता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, तुम ट्राई नहीं कर सकते, प्लीज़ समझो। तो फिर लैंजन विंग की तरफ देखता है और फिर वो नीचे झुकता है और उस गिलास को उठा लेता है, फिर उसमें वो वाइन डालता है और फिर विंग के सामने ही उसे पी जाता है। ये देख के विंग के तो पूरे होश उड़ जाते हैं। वो फिर शॉक्ड होकर लैंजन की तरफ ही देख रहा होता है। लैंजन फिर एक बार और झुकता है और एक गिलास और वाइन तैयार करता है और वो उसे भी पूरा पी जाता है। ये देखते ही विंग की तो पूरे होश उड़ जाते हैं, उसे तो समझ में नहीं आ रहा अब वो करे क्या। लैंजन भी पूरा ड्रिंक कर लेता है और फिर उस गिलास को नीचे रखता है और फिर खड़ा होकर बोलता है, एक बात अच्छे से जान लो, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे बच्चा समझने की कोशिश मत करना। अगर तुम यही सोच लेके चलते रहे कि मैं बच्चा हूँ तो तुम बहुत पछताओगे, तुम्हें वो देखने को मिलेगा जो तुम शायद कभी देखना पसंद ना करो। और इतना बोल के फिर लैंजन वहाँ से चला जाता है। लैंजन के जाने के बाद विंग जो कि सोच में ही रहता है कि अभी लैंजन ने क्या बोला, वो क्या बोल के गया, उसके बोलने का क्या मतलब था। वो वहाँ पे खड़ा बुत बने वो ऐसे देख रहा होता है उधर जिधर लैंजन गया और ये सारी बातें सोच रहा होता है। लैंजन जो कि यहाँ से ड्रिंक करके चला तो गया है, लेकिन लैंजन ने कभी ड्रिंक की ही नहीं है, ये फर्स्ट टाइम था। पता नहीं उसे किस बात का फ्रस्ट्रेशन था और उस वजह से उसने ड्रिंक कर ली। वो फिर ऐसे ही अपने रूम में जाता है और जाके वहाँ बैठ जाता है। वो वहाँ बैठता है, उसे घुटन होने लगती है क्योंकि वो उसको ड्रिंक का आदत नहीं है, उसने फ़र्स्ट टाइम ड्रिंक की है। अब वो उसे नशा होने लगता है और जैसे ही उसको नशा चढ़ने लगता है उसे बेचैनी होने लगती है। फिर वो खड़ा हो जाता है और फिर ऐसे रूम में चहलकदमी करना लगता है, वो इधर से उधर घूमने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी। फिर वो अपने शर्ट के कुछ बटन खोल देता है और फिर वो ऐसे ही घूमना चालू करता है। उसे बेचैनी और गर्मी दोनों हो रही होती है। फिर वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आके फिर लॉन में आके बैठ जाता है। आज घर पे कोई नहीं है, सब इधर उधर गए हुए हैं। अभी सिर्फ घर में लैंजन और विंग ही है। लैंजन जो कि बहुत ज़्यादा बेचैन है वो आके लॉन में बैठ जाता है। उधर विंग जब अपने सेंस में आता है फिर वो पीछे भागता है लैंजन के। वो आके जब देखता है तो लैंजन जो कि सोफे पे बैठा होता है और उसकी हालत थोड़ी ख़राब लगती है। विंग ये देखता है तो वो दौड़ के फिर लैंजन के पास जाता है और जाके बोलता है, लैंजन क्या तुम ठीक हो ना? लैंजन जो कि विंग की तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता, वो चुप करके वहीं बैठा रहता है। तो विंग बोलता है, लैंजन प्लीज़ बताओ क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ करूं? लैंजन फिर विंग की तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। तो फिर विंग लैंजन के सामने आता है और बोलता है, लैंजन क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? प्लीज़ मुझे बताओ तुम्हें क्या हो रहा है।
लैंजन फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है आई एम फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो। तो फिर विंग बोलता है नहीं, तुम्हारा फेस पूरा रेड हो गया है, मुझे लग रहा है कि तुम्हें नशा हो चुका है। तो फिर लैंजन बोलता है, वो विंग की तरफ देखता है और फिर बोलता है तुम्हें परवाह क्यों है, तुम्हें क्या लगता है हाँ कि मैं बच्चा हूँ? रियली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बच्चा हूँ, मैं एक ड्रिंक को भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? तो विंग बोलता है अरे पर मैंने ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, तुम्हारा फेस देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हें नशा हो गया है, तुम्हें घुटन हो रही है ना। तो फिर लैंजन विंग की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मुझे घुटन हो रही है। तो फिर विंग बोलता है चलो मैं तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है क्या तुम पागल हो? तो फिर विंग बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर लैंजन बोलता है मुझे घुटन हो रही है, लेकिन उसकी वजह यह है कि तुम मुझे बच्चा समझते हो, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, तुम इतना सोच कैसे लेते हो? तो फिर विंग बोलता है लेकिन मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर लैंजन बोलता है अच्छा तुम एक काम करो, यहाँ आके बैठो। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है, वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो लैंजन बोलता है मैंने बोला यहाँ आके बैठो। विंग भी फिर उठता है और आके लैंजन के पास आके बैठ जाता है। लैंजन फिर विंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है हाँ अब बताओ मैं तुम्हें कहाँ से बच्चा दिखता हूँ? हाँ बोलो, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं बच्चा हूँ? मुझे कोई चीज़ें समझ में नहीं आती। तो फिर विंग बोलता है लेकिन मैंने तो अभी ऐसा कुछ बोला नहीं। तो लैंजन बोलता है हाँ तुमने अभी ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन तुम्हें लगता तो है ना, तुम यही मानते हो ना कि मैं बच्चा हूँ? तो फिर विंग बोलता है हाँ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बच्चा नहीं समझता। तो फिर लैंजन बोलता है तो फिर तुम ऐसा हर बार मुझे क्यों जताते हो कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? तुम मेरे साथ ऐसा प्रिटेंड क्यों करते हो बताओ? तो फिर विंग बोलता है मुझसे शायद गलती से हो गया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता और आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। तो फिर लैंजन विंग के करीब आता है और बोलता है अच्छा होगा कि तुम ये समझ जाओ कि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ कि मैं छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हारी सोच ही गलत है, तुम्हें गलत लगता है। विंग भी फिर लैंजन की तरफ देखता और बोलता हाँ मैं समझ गया, तुम बच्चे नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो। तो फिर लैंजन एक स्माइल करता है और बोलता है अब तुम शायद मेरी बात समझ रहे हो। विंग भी फिर हाँ में नोट कर देता है। लैंजन जो कि अब धीरे धीरे करके विंग के करीब जाने लगता है। लैंजन जैसे ही विंग के करीब जाने लगता है, विंग भी धीरे धीरे पीछे की साइड खिसकने लगता है। विंग जितना पीछे की साइड जाता है, लैंजन उतना ही विंग के करीब जाने लगता है। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा घबराने लग गया है, उसे बहुत डर लगने लग गया है। लैंजन को अपने इतने करीब देख के उसे समझ में नहीं आ रहा है वो करे क्या। और दूसरी तरफ उसका हार्ट बीट इतना तेज़ हो गया है कि जैसे कोई बुलेट ट्रेन, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो करे क्या। और इधर लैंजन जो कि विंग के धीरे धीरे करीब जा रहा होता है। जब लैंजन विंग के बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है, इतना कि लैंजन की ब्रीथिंग विंग के फेस पे फील होने लगती है, तो फिर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब विंग अपनी आंखें बंद करता है तो लैंजन एक डेविल स्माइल करता है और वो फिर ऐसे ही विंग की तरफ देखने लगता है। विंग भी डर के मारे अपनी आंखें बंद किए हुए है, वो अपनी आंखें खोलता ही नहीं है। लैंजन फिर धीरे से झुकता है और झुक के फिर विंग को किस करने लगता है। जैसे ही लैंजन विंग को किस करता है, विंग जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे प्रोसेस करने में ही बहुत समय लगता है। और जब उसे समझ में आता है कि अभी वो क्या हो रहा है, तो फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो ऐसे ही चुप एकदम बुत बने बैठा रहता है। और लैंजन जो कि यहाँ पे उसे बहुत ही प्यार से किस कर रहा होता है। विंग भी फिर उससे भी बर्दाश्त नहीं होता और वो भी फिर लैंजन के किस का जवाब देना शुरू कर देता है, वो भी उसे किस बैक करने लगता है। जब इधर विंग उसको किस बैक करता है तो लैंजन के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, वो उसे और भी किस करने लगता है और फिर उसके बाद से वो अपने किस को तोड़ देता है और फिर वो विंग से अलग होता है। विंग जिसकी आंखें अभी भी बंद है। थोड़ी देर बाद विंग फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वो आंखें खोलता है तो देखता है लैंजन जो कि उसके सामने ही बैठा है, उसके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल है। उसे देखने के बाद विंग उसके चेहरे पे ही देख रहा होता है, उसकी नज़र वहीं पे टिक जाती है। तो फिर लैंजन बोलता है
आज के बाद मुझे बच्चा समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ। विंग जो कि पूरा शॉक था और वो लैंजन की तरफ ही देख रहा था। उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतने समय में जो कुछ भी हुआ वो उसके दिमाग में बिल्कुल घुसा ही नहीं है। वो पूरा ही आउट ऑफ, मतलब उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसे ही बस लैंजन को देख रहा होता है। लैंजन जो कि अपने चेहरे पे स्माइल लिए विंग को ही देख रहा होता है। फिर वो वहाँ से उठता है और फिर खड़ा हो जाता है। विंग जो कि अभी भी लैंजन की तरफ देख रहा है। लैंजन एक बार फिर से विंग की तरफ देखता है और एक ब्लिंक कर देता है और फिर वो वहाँ से उठ के सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके रूम में जाने के बाद विंग जो कि अभी भी बुत बना उधर ही देख रहा है। फिर वो अपने सेंस में आता है और फिर वो अपने हाथों को अपने लिप्स पे ले जाता है और फिर वो सोचने लगता है कि अभी क्या हुआ उसके साथ, ये सब क्या हो रहा था और वो कहाँ खो गया था। उसके दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। और जब उसे सारी चीज़ें समझ में आती है, फिर विंग अपने दोनों हाथों को लेता है और उन दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है और बोलता है, ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं कहाँ खो गया था, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आया, मैंने उसे रोका क्यों नहीं, मैंने उसे कोई जवाब क्यों नहीं दिया, ओ गॉड ये मैंने क्या कर दिया। और वो बच्चा नहीं, वो बच्चा नहीं है। उसने साबित कर दिया, मैं ही पागल था जो उसे बच्चा समझ रहा था। वो तो मेरा भी बाप निकला। वो ऐसे ही फिर अपने दोनों हाथों से अपने फेस को पूरा टाइटली कवर कर लेता है और वो मन ही मन में बहुत चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे अभी जो हुआ वो सोच के ही उसे मतलब समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ कैसे हो गया और उसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया, उसने उससे रोका क्यों नहीं और ये उसके साथ क्या हो गया। बेचारा वो इसी सदमे में वहीं पे ऐसे ही बुत बन के बैठा रह जाता है। और उधर दूसरी तरफ हमारा लैंजन जो कि अपने रूम में जाता है, उसने अभी जो कुछ भी किया वो उसके अंदर की फीलिंग्स थी और थोड़ा नशा ज़्यादा था और फीलिंग्स जो कि इतने दिनों से उसके अंदर चल रही थी। वो इतने दिनों से ये सोच के बहुत परेशान हो रहा था कि विंग जो कि उसे बच्चा समझ रहा था और ये चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही थी। इसी वजह से आज उसने नशे में आके वो अपनी भड़ास निकाल दी जो उसके दिल में थी। वो इस बात से बहुत खुश था कि उसने विंग को प्रूव कर दिया कि वो बच्चा नहीं है। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने रूम में जाता है और बेड पे सीधा ही लेट जाता है। उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी स्माइल होती है और उधर उसका नशे की वजह से सिर भी घूम रहा होता है, क्योंकि अब नशा उसको बहुत ज़्यादा चढ़ गया है। उसे नशे की आदत नहीं है। उसने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम नशा किया है। फिर वो ऐसे ही स्माइली फेस के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है और ऐसे ही करके वो सो भी जाता है। ऐसे ही फिर नाइट निकल जाती है, नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर लैंजन की जब नींद खुलती है तो उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो जब उठता है तो देखता है वहाँ पे कोई नहीं है। उसके सारे भाई पहले से उठ चुके हैं। शायद उसको पता चल जाता है कि उसके इतने लेट सोने की वजह से उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है और ये लोग सब पहले ही जाके तैयार हो चुके हैं। लैंजन भी फिर धीरे धीरे उठता है और वो फ्रेश हो जाता है। फ्रेश होकर वो बाहर आता है तो देखता है कि सब लोग उसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उससे जब वहाँ देखते हैं शिचेन तो बोलता है, लैंजन तुम्हें क्या हो गया था, तुम आज इतनी गहरी नींद क्यों सो रहे थे। तो फिर लैंजन बोलता है, भैया पता नहीं मुझे कुछ याद नहीं है। तो फिर शिचेन बोलता है, क्या तुमने कल कोई नशा कर लिया था, क्या तुमने कुछ कल गलत खाया था। तो फिर लैंजन बोलता है, भैया मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरा सर घूम रहा है। तो फिर शिचेन बोलता है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना देता हूँ। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिलाता है और आके वहाँ पे बैठ जाता है। विंग जो कि वहाँ पे बैठा हुआ रहता है पहले से ही, जब वो लैंजन को देखता है तो फिर वो अपनी नज़रें चुरा लेता है। वो अपनी नज़रें फिर नीचे की तरफ झुका लेता है। लैंजन भी वहाँ आके चुपचाप बैठ जाता है। वो विंग पे एक नज़र डालता है और फिर वो अपने नीचे प्लेट की तरफ देखने लगता है। उसे अभी कुछ खास याद नहीं आ रहा है। उसका अभी सर में बहुत दर्द है। वो फिर अपना सर पकड़े हुए बैठे रहता है। तो वैन बोलता है, क्या हुआ लैंजन, कल तुमने क्या किया है, मैं यहाँ पे नहीं था तो तुम क्या कर रहे थे, मुझे तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तो फिर लैंजन बोलता है, नहीं भाई मैं ठीक हूँ, बस मेरा थोड़ा सा सर दुख रहा है। तो फिर वैन बोलता है, मुझे पक्का पता है तुमने कल कोई नशा कर लिया गलती से, है ना। तो लैंजन बोलता है, शायद
हो सकता है, मुझे याद नहीं है। तो फिर बहन बोलता है कोई बात नहीं, रुको भैया अभी ला रहे हैं ना, उसे पी लो, तुम्हें ठीक लगेगा। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला देता है। सिचेन उधर नींबू पानी लेके आते हैं और लैंजन को दे देता है। लैंजन फिर पी लेता है और फिर उसके लिए वो लाइट सा ब्रेकफास्ट फ्रूट ही उसको सर्व कर देते हैं। लैंजन वो खा लेता है और खाने के बाद वो फिर से अपने रूम में चला जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही होती है। इधर बीइंग भी अपने भाई को लेके फिर अपने काम के लिए वो निकल जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया होता है। और उधर चैंग और सुयांग भी अपने कॉलेज के लिए चले जाते हैं। वैन आज जो लैंजन की तबीयत सही नहीं है तो फिर वो लैंजन के साथ ही रुकता है। वैन लैंजन को उसके रूम में ले जाके बिठा देता है और उसी के पास बैठ जाता है और बोलता है अब बताओ क्या हुआ था। तो फिर लैंजन बोलता है मुझे कसम से कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो फिर वैन बोलता है याद करो और मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो फिर लैंजन बोलता है अरे तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो, रुको ना, मैं खुद याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद तो आने दो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तो फिर वैन बोलता है ठीक है जल्दी याद करो। लैंजन फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सारी चीज़ें याद करने लगता है कि एक्चुअली में उसके साथ हुआ क्या था। फिर लैंजन को सारी चीज़ें याद भी आ जाती है कि कैसे वो विंग के रूम में गया था और वहाँ गलती से उसने वाइन पी ली थी और उसके बाद से उसने क्या किया। जैसे ही लैंजन को ये सारी चीज़ें याद आती है वो अपने हाथ से अपने मुंह को ढक लेता है। तो फिर बैन बोलता है क्या हुआ, क्या किया है तुमने। तो फिर लैंजन बोलता है बैन मैंने गलती कर दी। तो फिर बैन बोलता है क्या क्या किया है तुमने, क्या गलती कर दी। तो लैंजन बोलता है अरे ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर बैन बोलता है अरे हुआ क्या है बताओगी मुझे। तो फिर लैंजन बोलता है मैं बता तो दूंगा, पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। तो फिर बैन बोलता है मैं तुमसे कब नाराज़ होता हूँ, चलो बोलो क्या हुआ है। तो फिर लैंजन बोलता है एक्चुअली कल मैं तुम्हें ढूंढते हुए विंग के रूम में चला गया था। तो फिर बैन बोलता है हाँ तो उससे क्या हुआ। तो लैंजन बोलता है अरे यार मैं वहाँ गया, वो ड्रिंक कर रहा था, तो फिर मैंने भी गलती से उसकी ड्रिंक लेके पी ली। तो फिर बैन बोलता है क्या क्या तुम पागल हो, तुम कब से ये काम करने लग गए। तो फिर लैंजन बोलता है अरे एक्चुअली मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा भरा हुआ था। तो फिर बैन बोलता है गुस्सा किस बात का। तो फिर लैंजन बोलता है मैं तुम्हें बता दूंगा लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझ पे गुस्सा नहीं करोगे। तो फिर बैन बोलता है हाँ ठीक है मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा, अब बोलो क्या हुआ था। तो लैंजन उसे वो बात बता देता है जो कि उस दिन स्विमिंग पूल के पास हुई थी और उसके बाद से कैसे विंग उसे अवॉइड करने लगा था, उसे नज़रें चुराने लगा था। ये जानने के बाद फिर वैन बोलता है यार तुम क्या पागल हो, अगर तुम्हें पहले ही पता चल गया तो तुम ही जाके बात कर लेते, इसमें इतना करने की कहाँ ज़रूरत थी। तो फिर लैंजन बोलता है पर मैं वेट कर रहा था, मैं सोच रहा था वो आके मुझसे बात करेगा, मुझे बताएगा, पर उसने मुझे नहीं बताया, इसलिए फिर मुझे गुस्सा आ गया था और उसे हमेशा से ये लगता है कि मैं बच्चा हूँ, वो मेरे साथ बच्चों जैसा व्यवहार करता है। अब तुम बताओ क्या मैं बच्चा हूँ। तो फिर वैन बोलता है हाँ तुम बच्चे ही हो, भूलो मत, हम दोनों ही बच्चे हैं यार, वो हमसे बड़े हैं। तो फिर लैंजन बोलता है पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो हमसे 4 साल बड़े हैं तो इससे क्या हो गया, वो 4 साल बड़े होने से क्या बहुत ज़्यादा बड़े हो गए और हम बच्चे हो गए। तो फिर वैन बोलता है नहीं ठीक है उसके बाद से क्या हुआ था। तो फिर लैंजन बोलता है उसके बाद से। तो वैन बोलता है हाँ उसके बाद से क्या हुआ था जब तुमने ड्रिंक कर ली थी। तो लैंजन बोलता है उसके बाद से मैंने उसे किस कर दिया। तो वैन बोलता है क्या तुमने उसे किस कर दिया। तो लैंजन फिर हाँ में सर हिलाता है। तो वैन बोलता है क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो लैंजन बोलता है पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं, लेकिन हाँ वो मुझे अच्छा लगता है और वो इन दिनों जो मुझे इग्नोर कर रहा था ना, वो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो वैन बोलता है इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो। तो लैंजन बोलता है प्यार। तो वैन फिर हाँ में सर हिलाता है। तो लैंजन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है वो मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात जो कि मैं उससे नाराज़ था और मैं गुस्से में था उसकी इस बात से, तो शायद उसी गुस्से में फिर मैंने उसे किस कर दिया। तो फिर वैन हंसता और बोलता है कोई बात नहीं तुमने अच्छा किया, इसमें इतना डरने वाली क्या बात है, वैसे भी वो दोनों भाई ऐसे ही हैं, वो उनके साथ ये होना ही चाहिए।
तो फिर लैंजन वैन की तरफ मुड़ता है और बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो वैन बोलता है, तुम्हें पता नहीं है, वो डे 1 से हम दोनों भाइयों पे नज़र रखते हैं। मैं ये हर बात को नोटिस कर रहा था, पर मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अब मुझे जब पता चल गया तो फिर मैंने भी उससे जवाब दे ही दिया। तो फिर लैंजन बोलता है, इसका मतलब वो जीसू तुम पे? तो वैन भी हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन बोलता है, क्या तुम भी? तो वैन फिर बोलता है, हाँ मुझे भी वो अच्छा लगता है, और वैसे भी जैसे वो मेरे आगे पीछे घूमता है ना, मुझे बहुत ही मज़ा आता है। तो लैंजन बोलता है, क्या तुम उसे पसंद करते हो? तो वैन बोलता है, हाँ पहले तो नहीं, लेकिन उसकी इन हरकतों की वजह से वो मुझे पसंद आने लगा है और मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है, क्या तुम सच में उसके साथ ही रहोगे? तो वैन बोलता है, अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, वो मुझे पसंद आने लगा है, बस इतना ही, लेकिन रहूँगा तो मैं तुम्हारे साथ ही। तो फिर लैंजन बोलता है, हाँ फिर ठीक है। तो वैन बोलता है, वैसे विंग का क्या? हाँ विंग को लेके अब आगे क्या करने वाले हो तुम? तो लैंजन बोलता है, मैंने नहीं सोचा है, फ़िलहाल तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, मैंने नशे में आकर शायद कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तो वैन फिर हंसता और बोलता है, तुमने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया, तुमने बहुत अच्छा किया, अब देखने में मज़ा आएगा, अब देखता हूँ वो तुम्हारा सामना कैसे करता है। आया था ना बहुत बड़ा बनने वाला, अब वो कभी तुम्हारे सामने बड़ा नहीं बनेगा। तो लैंजन बोलता है, बिल्कुल, मैं उसे यही साबित करना चाहता था, अब मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है, आज के बाद वो मुझे बच्चा समझने की गलती तो कभी नहीं करेगा। ऐसा बोल के फिर वो दोनों भाई हंसने लगते हैं। उधर हमारा विंग जो कि सारे प्रोसेस में लगा हुआ है, वो अपने डैड के और लैन किरेन के मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लगा होता है। तो उसे एक सुराग मिलता है, उसे किसी से पता चलता है कि उस दिन उसके डैड एक वकील से मिलने के लिए गए थे, वो किसी लॉयर से मिलने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन वो उस लॉयर तक पहुँच नहीं पाए थे। वो उस लॉयर के घर गए थे, पर वो लॉयर उनको उस घर में नहीं मिला था, और वहीं से रिटर्न आते समय फिर जियांग फैमियान की गाड़ी का ब्रेक फेल होता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ये जानने के बाद फिर विंग उस लॉयर से मिलने के लिए वहाँ चला जाता है। वो भी उस घर में जाता है जहाँ का उसे एड्रेस मिला है, लेकिन वहाँ पे भी उसे वो वकील नहीं मिलता है। वो आस पड़ोस में भी जाके पूछताछ करता है, तो लोग बताते हैं कि उन्होंने कई सालों से उसको देखा ही नहीं है, वो अचानक ही गायब हो चुका था। तो फिर विंग बोलता है, क्या आप मुझे उसकी कोई फ़ोटोग्राफ्स दे सकते हैं जिससे मैं उसकी पहचान कर सकूं? तो फिर वो आस पड़ोस वाले बोलते हैं, फ़ोटोग्राफ्स उसकी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ हम उसका हुलिया बता सकते हैं। तो फिर विंग बोलता, क्या आप मुझे उसके पूरा डिटेल में हुलिया बता सकते हैं? फिर मैं स्केच आर्टिस्ट को बुलाऊंगा। तो फिर वो भी हाँ कर देते हैं। तो फिर विंग एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है और फिर वो उस इंसान का स्केच बनवाता है। उस स्केच को देखने के बाद फिर विंग उनको दिखाता और बोलता है, क्या ये वही था? तो फिर वो लोग भी हाँ में सर हिला देते हैं। तो फिर विंग उनको थैंक यू बोलता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है और वो उस इंसान की तलाश में लग जाता है। विंग पूरे दिन उसकी तलाश करता है, पर उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो विंग भी फिर थक हार के घर आ जाता है। वो उस स्केच को भी घर लेके आता है। इधर लैंजन को जो पता चलता है कि विंग घर आ गया है, तो वो उसे सॉरी बोलने के लिए उसके पास जाने लगता है। वो वहाँ जाता है तो देखता है विंग जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। वो उस स्केच को हाथ में लिए हुए बैठा होता है, उसका एक हाथ उसके सर पे होता है। लैंजन जो कि बाहर से देख रहा होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है वो अंदर जाए, लेकिन उसे अंदर जाना भी है और उससे बात भी करनी है। तो फिर वो हिम्मत करके डोर पे नॉक करता है। नॉक की आवाज़ सुन के फिर विंग बाहर डोर की तरफ देखता है तो देखता है लैंजन वहाँ खड़ा है। लैंजन भी फिर अंदर जाता है और जाके वहाँ खड़ा हो जाता है। तो फिर विंग बोलता है, लैंजन क्या कोई काम था? तो लैंजन बोलता है, हाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो फिर विंग बोलता है, बोलो क्या बात करनी थी? तो लैंजन बोलता है, एक्चुअली कल मैंने जो कुछ किया वो नशे में मुझसे हो गया। तो फिर विंग बोलता है, मुझे पता है। तो लैंजन बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो विंग बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है, क्या तुम परेशान हो? तो विंग बोलता है, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। तो लैंजन बोलता है, नहीं तुम मुझे परेशान लग रहे हो, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लैंजन की बात सुन के फिर विंग उस स्केच को पीछे की तरफ रख देता है। तो लैंजन बोलता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना?
तो विंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बात तुम्हारे जानने की नहीं है, तुम जान के करोगे भी क्या। तो लैंजन बोलता है क्या पता, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। तो विंग बोलता है नहीं, तुम इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। तो लैंजन बोलता है तुमने फिर से पहले ही डिसाइड कर लिया, तुमने मुझसे बताया भी नहीं, शेयर भी नहीं किया, और तुमने यूं ही डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना। तो विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है नहीं लैंजन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर लैंजन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो फिर विंग लैंजन को रोकता है और बोलता है 1 मिनट। लैंजन फिर रुक जाता है। तो विंग खड़ा होता है और लैंजन के पास जाता है और बोलता है लैंजन, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम इधर आओ, तुम जानना चाहते हो ना। लैंजन भी फिर हमें सर हिला देता है। तो फिर विंग उस स्केच को लेता है और लैंजन के सामने रख देता है और बोलता है मैं इस शख्स की तलाश में हूँ। लैंजन भी उसको देखता है और बोलता है पर ये है कौन। तो फिर विंग बोलता है उस दिन मेरे डैड इसी आदमी से मिलने के लिए जा रहे थे, शायद उससे इस आदमी से डैड को कोई जानकारी मिलनी थी, और फिर मैं इस आदमी को ढूंढ रहा हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि इसे पता है कि तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ था। तो फिर विंग बोलता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे लगता तो है कि इसे कुछ ना कुछ पता है। अगर मैं इस इंसान तक पहुंच गया तो मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी, मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा। तो फिर लैंजन बोलता है तो तुम एक काम कर सकते हो, इस फ़ोटो को फिर तुम इंटरनेट पर डाल के देख सकते हो, वहाँ से तुम्हें कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। तो फिर विंग बोलता है हाँ ये चीज़ तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर लैंजन बोलता है तुम्हें यही करना चाहिए। वैसे ये आदमी है कौन। तो फिर विंग बोलता है ये एक लॉयर है। तो फिर लैंजन बोलता है फिर तो ये और भी आसान होगा, अगर ये लॉयर है इसका मतलब ये गवर्नमेंट पर्सन है, और गवर्नमेंट पर्सन का आइडेंटिटी तो तुम्हें इजीली मिल जाएगी, तुम्हें यही करना चाहिए। तो फिर विंग लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है थैंक यू, मैंने तो ये बिल्कुल सोचा नहीं। तो फिर लैंजन बोलता है कोई बात नहीं, तुम पता कर लो। तो फिर विंग बोलता है एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे सामने ही चेक करता हूँ। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला के बैठ जाता है। विंग फिर उसके बारे में डिटेल निकालने लगता है। उससे ज़्यादा कुछ तो नहीं, सिर्फ उसके नाम, उम्र और इसकी बस पर्सनालिटी प्रोफेशन के बारे में ही पता चलता है। तो फिर विंग लैंजन की तरफ मुड़ता है और बोलता है ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, पर मुझे ये जानना है कि ये मिलेगा कहाँ पे। तो फिर लैंजन बोलता है ये भी पता चल ही जाएगा। तो फिर विंग बोलता है मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो फिर लैंजन बोलता है वैसे एक बात पूछूं। तो फिर विंग बोलता है हाँ। तो लैंजन बोलता है क्या तुम मुझे बताओगे। तो विंग बोलता है हाँ बोलो क्या बात है। तो लैंजन बोलता है ऐसे नहीं, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे सच सच बताओगे। तो फिर विंग बोलता है हाँ मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, बताऊंगा। तो फिर लैंजन बोलता है तुम उस दिन मेरे भैया से क्या बात कर रहे थे, तुम्हारी और मेरे भाई के बीच में क्या बात हुई थी, ऐसी क्या बात है जो कि तुम लोगों ने अकेले में की। तो फिर विंग बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तुम्हारे भैया से सिर्फ डैड के बारे में ही पूछ रहा था, मैं उनसे यही जानना चाहता था कि मेरे डैड के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो फिर लैंजन बोलता है नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, भैया ने भी मुझसे नहीं बताया, भैया से मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता था, लेकिन मैं तुमसे उम्मीद करके पूछ रहा हूँ कि शायद तुम मुझसे सच बताओगे। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बोलूँगा, और तुम्हारी हो सके जितनी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे काम भी आ सकता हूँ। तो फिर विंग बोलता है लेकिन लैंजन। तो फिर लैंजन बोलता है अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो प्लीज़ तुम मुझसे शेयर करो। तो फिर विंग कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम ये बात अपने भैया को नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हारे भैया ने मुझसे वादा लिया था। तो लैंजन बोलता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर विंग उनको सारी बातें बता देता है। विंग की सारी बातें सुनने के बाद लैंजन हमारा बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके भाई ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई कि उसके डैड का मर्डर हुआ था। उसे यही पता था कि उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसे तो ये बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके मॉम डैड का मर्डर उसी दिन हो गया था जिस दिन उनका बर्थडे था। ये जान के लैंजन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो फिर विंग बोलता है लैंजन तुम कहाँ खो गए।
तो फिर लैंजन बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि भैया ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तो फिर विंग बोलता है लैंजन प्लीज़ तुम अपने भाई को गलत मत समझो, तुम्हारे भाई तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए फिर उन्होंने ये सारी बातें तुमसे छुपाई। वो तुम लोगों को बिल्कुल दुखी नहीं देखना चाहते थे, उनको प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तो फिर लैंजन बोलता है मैं समझ रहा हूँ, मैं भैया को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अफसोस है कि भैया ने हमसे क्यों नहीं ये बात शेयर की। अब हम बड़े हो चुके हैं, हमारा भी हक बनता है। अगर हमें पता होता तो हम भैया की मदद तो कर सकते थे, और हम आज तक ऐसे चुप नहीं बैठे होते, हम अपने डैड के मर्डर की मिस्ट्री को सुलझा सकते थे। तो फिर विंग बोलता है जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन तुम अभी भी चाहो तो ऐसा कर सकते हो। मैं भी इसी सिलसिले में लगा हुआ हूँ, मैं भी यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर मेरे डैड के एक्सीडेंट की मिस्ट्री सॉल्व हुई तो साथ साथ में तुम्हारे मॉम डैड की भी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपस में कड़ियाँ मिली हुई है। मुझे लग रहा है इन सब के पीछे किसी एक ही इंसान का हाथ है। तो फिर लैंजन बोलता है अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा इस मामले में तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। तो फिर विंग बोलता है लेकिन लैंजन तुम इसमें क्या कर सकते हो। तो लैंजन बोलता है तुम प्लीज़ मुझे एक मौका दे के तो देखो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं भी साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मॉम डैड के साथ भी तो बुरा हुआ है, मेरे मॉम डैड का तो मर्डर हुआ है। तुम्हें पता है हमें तो पता नहीं था, लेकिन आज मुझे जब पता चला है तो मुझे सारी चीज़ें वो याद आ रही है कि भैया ने कितना स्ट्रगल किया है हम भाइयों के लिए, उन्होंने कितनी मेहनत की है, उन्होंने इतना बड़ा राज अपने दिल में रखा, हम सबको बिल्कुल नहीं बताया, वो खुद परेशान होते रहे। और मेरे मॉम डैड की क्या गलती थी जो उनके साथ इतना बुरा हुआ। तो फिर विंग बोलता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी। तो लैंजन बोलता है प्लीज़ विंग, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ मुझे इसमें शामिल होने दो। लैंजन के मुंह से अपना नाम सुन के, वो भी इतने प्यार से, विंग को बहुत अच्छा लगता है। वो फिर लैंजन की तरफ ही देखने लगता है। लैंजन फिर बोलता है विंग प्लीज़ एक मौका, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड के साथ ये किसने किया है। मैं भी मेरे मॉम डैड के कातिल तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं उन्हें सज़ा दिलाना चाहता हूँ। तो फिर विंग बोलता है पर लैंजन। तो लैंजन बोलता है प्लीज़ मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तो फिर विंग बोलता है ठीक है लैंजन, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो फिर लैंजन बोलता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच। फिर विंग भी हमें सर हिला देता है। तो फिर लैंजन खड़ा होता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी जितनी हो सके मदद करने की कोशिश करूँगा, और अब से तुम जहाँ भी जाओगे तो प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके जाना। तो फिर विंग भी हाँ में सर हिला देता है। फिर लैंजन वहाँ से जाने लगता है। तो फिर विंग बोलता है लैंजन की आवाज़ विंग की आवाज़ सुन के फिर लैंजन वहाँ रुक जाता है, और फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। तो फिर विंग बोलता है लैंजन क्या तुम। तो लैंजन बोलता है हाँ। तो फिर विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। तो लैंजन बोलता है तुम कुछ बोल रहे थे। तो फिर विंग बोलता है नहीं कुछ नहीं, ठीक है, मैं जब जाऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। तो फिर लैंजन भी हाँ में सर हिला देता है, और वो वहाँ से चला जाता है। लैंजन वहाँ से जाता है, फिर अपने रूम में जाके बैठ जाता है। वो रूम में जाके बैठता है और विंग की बातें सोच के वो रोने लगता है। उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। उसे अब तक पता नहीं था कि उसके मॉम डैड का मर्डर हुआ था। वो उस समय बहुत छोटा था, उसे तो अब याद भी नहीं है ठीक से, लेकिन इतने सालों बाद ये सच जान के लैंजन को बहुत दुख हो रहा होता है। लैंजन जो कि उसकी आंखों में आंसू था, वो वहाँ पे चुप करके बैठा होता है, जब तक वैन वहाँ पे आ जाता है। वैन वहाँ आता है और देखता है लैंजन जिसकी आंखों में आंसू है, तो वो बेचारा घबरा जाता है। वो आके लैंजन के पास बैठता है और बोलता है लैंजन क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। लैंजन जब वैन को अपने पास देखता है तो अपने आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो फिर वैन बोलता है झूठ मत बोलो, तुम अभी रो रहे थे, बताओ ना क्या हुआ। तो लैंजन बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस मेरे आँखों में कुछ चला गया था। तो फिर वैन बोलता है लैंजन भूलो मत, हम दोनों ट्विंस हैं, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों की फीलिंग्स कभी छुप नहीं सकती, हम दोनों एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोल सकते, अब बताओ क्या हुआ है। तो लैंजन बोलता है वैन तुम्हें पता है हमारे मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। तो फिर वैन बोलता है हाँ मुझे पता है, मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। तो फिर लैंजन बोलता है नहीं वैन, हमारे मॉम डैड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, भैया ने हमसे ये बात छुपाई, भैया ने हम सबको नहीं बताया,
हमारे मॉम डैड का मर्डर हुआ था। ये बात सुन के फिर बहन भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम क्या कह रहे हो लैनजान? तो लैनजान बोलता है, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जिस दिन विंग भैया से बात करना चाहता था, उस दिन भैया से यही बात करना चाहता था। वो अपने डैड के मर्डर के बारे में पूछ रहा था और उसे उसी दिन पता चलता है कि हमारे मॉम डैड का भी मर्डर हुआ था और इसी सिलसिले में जियांग अंकल लगे हुए थे। वो हमारे मॉम डैड के केस के मामले में ही लगे हुए थे और इसी चक्कर में फिर उनकी भी डेथ हो गई। तो फिर वैन बोलता है, तुम क्या कह रहे हो लैनजान? तो लैनजान बोलता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। भैया ने हमसे ये बात छुपाई ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, हमें दुख ना हो। तो फिर वैन बोलता है, लेकिन भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भैया को हमें बताना चाहिए था। तो फिर लैनजान बोलता है, नहीं भैया अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तुम्हें पता है भैया हम सबसे कितने प्यार करते हैं, वो हमें कभी दुखी नहीं कर सकते, वो हमें कभी परेशान नहीं देख सकते, शायद इसीलिए उन्होंने हमसे ये बात छुपाई है। तो फिर वैन बोलता है, लेकिन फिर भी वो हमारे मॉम डैड थे, हमारा भी हक था ये जानने का। तो फिर लैनजान बोलता है, वो जाने दो वैन, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि मैं अपने मॉम डैड के कातिल तक पहुँचूँ, मैं उसे सज़ा दिलाना चाहता हूँ। उसने हमसे हमारे मॉम डैड को छीन लिया। तो फिर वैन बोलता है, तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं जिसने हमारे मॉम डैड के साथ ऐसा करने की कोशिश की। तो फिर लैनजान बोलता है, हाँ मैंने विंग को बोला है कि वो अपने साथ मुझे भी रखे, मैं भी उसकी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो फिर वैन बोलता है, तुम अकेले नहीं हो लैनजान, मैं भी उसकी मदद करूँगा, हम सब मिलके उस कातिल तक पहुँचेंगे और उसको फिर सज़ा दिलाएंगे। फिर लैनजान भी हाँ में नोट कर देता है। वो दोनों को ध्यान नहीं पड़ता है कि डोर पे चैंग और सुयांग ऑलरेडी खड़े थे और उन्होंने इन दोनों की सारी बातें सुन ली। वो दोनों भी वहाँ डोर पे खड़े इनकी बातें सुन के बेचारे शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब लैनजान की नज़र दरवाजे पर पड़ती है और वो देखता है कि वहाँ पे चैंग और सुयांग खड़ा है, तो वो बेचारा शॉक्ड हो जाता है और वो फिर देखता है और बोलता है, भैया। वैन भी लैनजान की बात सुन के फिर डोर की तरफ देखता है। वहाँ पे सुयांग और चैंग जो कि चुपचाप खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू है। लैनजान और फिर वैन खड़े होते हैं और अपने भाई के पास जाता है और बोलते हैं, भैया। तो फिर सुयांग बोलता है, लैनजान तुमने अभी क्या बोला? क्या तुमने जो बोला वो सच है? तो लैनजान फिर कुछ नहीं बोलता, वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तो फिर सुयांग बोलता है, लैनजान मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे जवाब दो, क्या तुमने अभी जो बोला वो सच है? लैनजान फिर अपने भाई की तरफ देखता है और बोलता है, भैया। तो सुयांग बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ लैनजान, प्लीज़ मुझे जवाब दो। तो फिर लैनजान भी हाँ में सर हिलाता और बोलता है, हाँ भैया, मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। तो फिर सुयांग बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है, भैया ने हमसे इतने सालों तक ये बात छुपा के रखा, उन्होंने हमें बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। तो फिर वैन बोलता है, नहीं भैया आप गलत समझ रहे हो, भैया का इरादा ऐसा कुछ नहीं था, भैया हम सबको तकलीफ़ से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमसे ये बात छुपाई, प्लीज़ भैया को गलत मत समझो। तो फिर चैंग बोलता है, नहीं भैया ने गलत किया। तो फिर लैनजान बोलता है, नहीं चैंग भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो, भैया का ऐसा कोई इरादा नहीं था, भैया हम सबको परेशान नहीं देखना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है, प्लीज़ आप सब भैया को गलत मत समझो, भैया पे ब्लेम मत करो। तो फिर सुयांग बोलता है, फिर भी लैनजान अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हमें चीज़ें समझ में आती है, तो अब भैया ने हमें क्यों नहीं बताया? तो फिर वैन बोलता है, क्योंकि भैया नहीं चाहते कि हम सब परेशान हों, इसलिए भैया ने नहीं बताया। अब हम भैया पे क्यों नाराज़ हो? अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हम उस कातिल तक पहुंचते हैं ना, हम उस कातिल को ढूंढ के लाते हैं और उसे सज़ा दिलाते हैं, ना कि भैया से शिकायत करते हैं। तो फिर सुयांग चुप हो जाता है। तो लैनजान बोलता है, प्लीज़ भैया आप समझने की कोशिश करो, बड़े भैया ने जो भी किया उसके पीछे उनके खुद के रीज़न थे, उनका इरादा नेक था, वो हम सब की भलाई के लिए ऐसा कर रहे थे। तो फिर सुयांग बोलता है, तुम ठीक कह रहे हो। तो फिर लैनजान बोलता है, भैया क्या हम मिलके उस कातिल तक नहीं पहुंच सकते? हम उस कातिल को ढूंढ के लाए और फिर उसे सज़ा दिलाए जिन्होंने हमसे हमारे मॉम डैड को छीन लिया।
तो फिर सुयांग बोलता है, हाँ लैंजन, ऐसा ही होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। हम सब भाई मिलके उस कातिल को जहाँ भी छुपा होगा उसको ढूंढ के निकालेंगे और उससे इतनी कड़ी सज़ा देंगे कि वो अपनी ज़िंदगी को तरसेगा, वो अपनी ज़िंदगी को कोसेगा कि वो इस धरती पे आया है क्यों। तो फिर लैंजन बोलता है, हाँ भैया, अब हम सब मिलके यही करेंगे। तो फिर वैन बोलता है, हाँ भैया, मैं भी आप सबके साथ हूँ। अब हम सब मिलके उस कातिल तक पहुँचेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे। तो फिर सुयांग भी हाँ में सर हिला देता है। फिर ये चारों भाई मिलके विंग के पास जाते हैं। विंग इन चारों को देखता है तो वो भी बेचारा सोच में पड़ जाता है कि ये चारों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो फिर लैंजन विंग के सामने जाके खड़ा होता है और बोलता है, विंग, हम सब भाइयों को सारी सच्चाई पता चल गई है और अब हम सब चारों तुम्हारे साथ हैं, हम चारों तुम्हारा साथ देंगे। तो फिर विंग बोलता है, तुमने इनको बता दिया? तो फिर लैंजन बोलता है, नहीं, भैया ने मेरी बात सुन ली, मैं वैन को बता रहा था। तो फिर सुयांग बोलता है, विंग देखो, मुझे नहीं पता भैया ने हम सबसे ये बात क्यों छुपाई, लेकिन अब जब हमें ये बात पता चल गई है तो हम ऐसे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, हम इतना चुप नहीं रह सकते। हम भी तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। हम सब मिल के उस कातिल तक पहुंचेंगे और उसे ढूंढ निकालेंगे। प्लीज़ हमें तुम्हारा साथ देने दो, हम तुम्हारा साथ देना चाहते हैं। तो फिर विंग बोलता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर ये भी चारों हाँ में सर हिला देते हैं। दूसरी तरफ हमारे सिचेन, जो कि अब बहुत परेशान रहने लगे हैं क्योंकि इतने साल हो गए उन्होंने अपने मॉम डैड के मर्डर को ढूंढ नहीं पाए, वो अब तक नहीं पता कर पाए कि उनके मॉम डैड के कातिल कौन है। और इधर इनके भाइयों को भी अब ऐसा लगने लगा है कि सिचेन उनसे कुछ छुपा रहे हैं। और ये बात सोच के सिचेन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब तो वहाँ पे मूसू आते हैं और वो सिचेन को जब परेशान देखते हैं तो बोलते हैं, सिचेन क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। सिचेन फिर खड़े होते हैं और फिर मूसू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, नहीं कोई बात नहीं है। तो फिर मूसू बोलता है, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो, बताओ क्या बात है। तो फिर सिचेन बोलते हैं, तुम्हें पता है ना मेरे मॉम डैड के साथ क्या हुआ था। तो फिर मूसू बोलता है, हाँ, लेकिन ये बात तुम क्यों रिपीट कर रहे हो। तो फिर सिचेन बोलते हैं, क्योंकि इतने साल हो गए मैं आज तक उस कातिल तक नहीं पहुंच पाया। अब मेरे भाइयों को भी शक होने लगा है कि मैंने उनसे कुछ छुपाया है और मुझे इस बात का भी गिल्ट है। मैं उनसे ये बात नहीं छुपाना चाहता था, लेकिन मैंने उनसे छुपाया है ताकि उन्हें तकलीफ़ ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा दिन तक छुप पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जियांग अंकल का बेटा आ गया है। वो इस चीज़ों के पीछे पड़ गया है, वो उस सच को जानने के लिए लगा हुआ है। अगर वो इस सच तक पहुँचा तो कहीं ना कहीं मेरे मॉम डैड की भी बातें सामने आएगी और फिर कहीं मेरे भाइयों को पता चल गया तो फिर मूसू बोलता है, अरे ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी अब तुम्हारे भाई बड़े हो चुके हैं, अगर उन्हें पता भी चल गया तो इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है। उन्हें पता चलेगा तो वो तुम्हें गलत नहीं समझेंगे, उल्टा वो तुम्हारा साथ देंगे। मैं तो कहूँगा अब तुम्हें उसे खुद ही बता देना चाहिए, अब तुम्हें तुम्हारे भाइयों को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। तो फिर सिचेन बोलते हैं, मैं बताना चाहता हूँ लेकिन मुझे डर लगता है। सुयांग और चेंग तो फिर भी ठीक है, लेकिन वो दोनों, मेरे वैन और मेरे लैंजन बहुत मासूम हैं, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होगा, वो बुरी तरीके से टूट जाएंगे। तो फिर मुझसे बोलता है, तुम शायद गलत सोच रहे हो, वो दोनों बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, वो चीज़ों को समझ जाएंगे, वो तुम्हें गलत नहीं समझेंगे और वो तुम्हारा साथ भी देंगे। तुम खामोखा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, मेरी मानो तो तुम खुद जाके अपने भाइयों को बता दो, और मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ही, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा और हम सब मिलके तुम्हारे डैड के मॉम के कातिल को हम ढूंढ निकालेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर सिचेन बोलते हैं, मैं भी बस यही चाहता हूँ कि एक बार मॉम डैड के कातिल मुझे मिल जाए, मैं उसे सज़ा दिलाना चाहता हूँ। उसने हमारे मॉम डैड को हमसे छीन लिया है और हमें आज तक पता नहीं चला। तो फिर मूसू बोलते हैं, ऐसा ही होगा, तुम बहुत जल्द उस तक पहुँच जाओगे, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। अगर तुम ऐसे परेशान हो जाओगे तो तुम अपने भाइयों को कैसे संभालोगे, तुम ही अपने भाइयों की ताकत हो, अगर तुम टूट गए तो वो सब भी टूट जाएंगे। तो फिर सिचेन बोलते हैं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं टूट सकता, मुझे मेरे भाइयों को संभालना है, मैं मेरे भाइयों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर मूसू बोलते हैं, तो फिर तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं, और जब हम सब मिलके
कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। तो फिर सिचेन भी हाँ में सर हिला देते। उधर चैंग भी अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है। ए भाई जब देखते हैं कि चैंग इतना परेशान है तो वो उससे पूछते हैं। चैंग भी फिर अपना हकला के ही उससे बता देता है। ये बात जान के ए भाई को भी बहुत बुरा लगता है, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो फिर चैंग से बोलते हैं, चैंग तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम सब मिलके उस कातिल तक पहुंच जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैंग जो कि बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, उसे बहुत दुख हो रहा होता है क्योंकि वो बहुत छोटा था, उसे तो ठीक से याद भी नहीं है। लेकिन अब जब से उसने जाना है तो उसे बहुत तकलीफ़ हो रही है कि वो इतने सालों तक इस बात से अनजान था, वो गलतफहमी में था। ए भाई फिर चैंग को हक करते हैं और बोलते हैं, चैंग प्लीज़ मत रो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ मिलके मैं उस कातिल तक पहुँच जाऊँगा, हम सब मिलके उस कातिल को ढूंढ निकालेंगे, प्लीज़ तुम मत रो। तो फिर चैंग भी हाँ में सर हिला देता है। उधर सेम सुयांग के साथ भी ऐसा है, सुयांग भी बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो फिर प्रिंस जब उसे इतना अपसेट देखता है तो वो बोलता है, क्या बात है सुयांग, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो। जब सुयांग उसे सारी बात बताता है तो प्रिंस को भी बहुत बुरा लगता है, उसे गुस्सा भी बहुत आता है और वो बोलता है, मेरा बस चले तो उस कातिल को मैं खुद ही जान से मार दूँ। तो फिर सुयांग बोलता है, मार तो मैं भी दूँ, लेकिन हमें पता ही तो नहीं है कि वो कौन था, कौन है वो जिसने हमसे हमारे मॉम डैड को छीन लिया। अगर मुझे पता चले तो मैं उसे अपने इन्हीं हाथों से मार डालूँगा। तो फिर प्रिंस बोलता है, सुयांग तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे हर पल साथ रहूँगा और इस चीज़ में तो मैं तुम्हारे और भी साथ हूँ। हम सब मिलके उस कातिल को ढूंढ निकालेंगे, तुम अकेले बिल्कुल नहीं हो। तो फिर सुयांग बोलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो फिर प्रिंस सुयांग को हक करता है और बोलता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब मिलके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, तुम्हें अपने आप को शांत रखना होगा, अगर तुम शांत रहोगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे। प्रिंस की बात सुन के फिर सुयांग भी हाँ में सर हिला देता है। ये सब भी फिर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि अब इनके दिमाग में एक ही फितूर है, इन्हें किसी तरीके से अपने मॉम डैड के मर्डरर को पकड़ना है, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। विंग लैनजान दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो उस लॉयर को ढूंढने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। विंग और लैनजान एक दिन रास्ते से जा रहे होते हैं जब तक उनके कार के पास आके कोई टकरा जाता है। विंग जो कि ड्राइविंग कर रहा होता है वो फिर कार रोकता है और वो कार से बाहर निकलता है तो देखता है एक बुजुर्ग इंसान जो कि उसके कार से टकरा जाता है। वो फिर वहाँ जाता है और उस पर्सन को उठाता है और बोलता है, आप ठीक है ना, आपको कहीं लगी तो नहीं। वो आदमी फिर विंग की तरफ देखता है और बोलता है, बेटा मैं ठीक हूँ। तो फिर विंग उसे खड़ा करता है और बोलता है, आपको कहीं चोट तो नहीं आई। तो फिर वो आदमी बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बहुत घबराया हुआ है, वो बहुत जल्दबाजी में लग रहा था। तो फिर विंग बोलता है, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, मुझे लग रहा है आपको कहीं अंदरूनी चोट ना आ जाए, मैं आपको हॉस्पिटल जाके चेक करा देता हूँ। तो फिर वो आदमी बोलता है, नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अभी यहाँ से जाना है। तो फिर विंग बोलता है, नहीं ऐसे कैसे, आप प्लीज़ इधर आइए। तो फिर वो आदमी बोलता है, नहीं बेटा प्लीज़ मेरी बात समझो, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। तो फिर विंग बोलता है, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे, कोई प्रॉब्लम है क्या, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो फिर वो आदमी बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर विंग बोलता है, प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तो फिर वो आदमी विंग की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है तो तुम एक काम करो, मुझे यहाँ से जल्द निकालो। तो फिर विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वो उस आदमी को कार में ले जाकर बिठाता है और कार को ड्राइव करने लगता है। फिर वो थोड़ी देर ड्राइव करके उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो उसे लेके कहाँ जाए, तो फिर वो अपने घर ही लेके आ जाता है। वो आदमी जब कार रुकती है बाहर निकलता है तो बोलता है, ये तुम मुझे कहाँ लेके आ गए। तो फिर विंग बोलता है, ये मेरा घर है, आपने मुझे बताया नहीं कि मैं आपको कहाँ ले जाऊँ, तो इसलिए मैं आपको मेरे घर लेके आ गया, आप यहाँ पे बिल्कुल सेफ़ हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ से चलता हूँ। तो फिर विंग बोलता है, लेकिन आप जाएंगे कहाँ पे। तो आदमी बोलता है, मैं कहीं भी चला जाऊँगा, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, मुझे उस तक पहुँचना है।
तो फिर विंग बोलता है ठीक है, आप अंदर आ जाइए, आप जिसे ढूंढ रहे हैं हमें बताइए, हम उस इंसान को ही बुला देंगे। तो फिर वो आदमी बोलता है नहीं बेटा थैंक यू, मैं खुद चला जाऊंगा। तो फिर विंग बोलता है नहीं, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दे सकता, अगर आपको कुछ हो गया तो प्लीज़ मेरी बात मानिए। तो फिर लैंजन आगे आता और बोलता है हाँ प्लीज़ आप हमारी बात मान लीजिए, आप ऐसे मत जाइए, आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। वो आदमी फिर लैंजन की तरफ देखता है, वो लैंजन को देखता है तो फिर वो देखता ही रह जाता है। उसे लैंजन का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है उसे। वो लैंजन की तरफ ऐसे ही देख रहा होता है। तो फिर लैंजन बोलता है क्या हुआ, आप क्या सोचने लगे। तो फिर वो आदमी बोलता है नहीं कुछ नहीं, ठीक है तुम जैसा कहते हो। तो फिर विंग उस आदमी का हाथ पकड़ता है और बोलता है ठीक है आप अंदर चलिए। वो आदमी भी हाँ में सर हिला देता है। लैंजन और विंग उस पर्सन को अंदर लेके आ जाते हैं और एक सोफे पे ला के बिठा देते हैं। तो फिर विंग बोलता है अब बताइए आप किसे ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है मैं लैन किरण के बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते ही फिर लैंजन उस आदमी की तरफ देखने लगता है और बोलता है क्या, किसे ढूंढ रहे हो आप। तो फिर वो बोलता है मैं लैन किरण के बच्चों को ढूंढ रहा हूँ, उनके बच्चे, उनके 5 बच्चे हैं, उनके बच्चों का एड्रेस मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ, मुझे उन तक पहुँचना है। तो फिर विंग बोलता है तो फिर आप सही पते पे आए हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो फिर विंग बोलता है ये जो आपके सामने बैठा है वो लैन किरण का ही बेटा है। वो आदमी विंग की बातें सुन के फिर लैंजन के चेहरे की तरफ देखने लगता है और फिर बोलता है क्या तुम लैन किरण के बेटे हो। तो फिर लैंजन भी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है हाँ मैं उनका सबसे छोटा बेटा हूँ। तो फिर वो आदमी बोलता है तुम सच में लैन किरण के बेटे हो। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ, क्या बात है आप हम सबको क्यों ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड का दोस्त हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा है। तो फिर वो आदमी बोलता है हाँ तुम मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं तुम्हारे घर कभी आया ही नहीं, और जब मैं आया था जब तुम्हारा जन्म हुआ था मैं तुम्हारे जन्म पे ही आया था, तुम्हारा एक ट्विंस भाई भी है ना। तो लैंजन फिर हाँ में सर हिला देता है। तो आदमी बोलता है हाँ मैं उसी समय आया था, उसके बाद से मैं तुम्हारे घर पे कभी आ नहीं पाया क्योंकि मैं अपने काम में बहुत बिजी था, लेकिन तुम्हारे डैड से मेरी हमेशा बात होती रहती थी, मैं तुम्हारे डैड के कांटेक्ट में था। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ लेकिन अब आप हमें क्यों ढूंढ रहे हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है तुम्हारे डैड के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और मैं जानता हूँ वो किसने किया है। तो फिर लैंजन बोलता है धोखा, कैसा धोखा और किसने किया है मेरे डैड के साथ धोखा। तो फिर वो आदमी बोलता है तुम्हारे डैड का बिजनेस पार्टनर। तो फिर लैंजन बोलता है कौन था मेरे डैड का बिजनेस पार्टनर और उसने मेरे डैड को क्या धोखा देना चाहता था। तो फिर वो पर्सन बोलता है तुम्हारे डैड का बिजनेस पार्टनर था जिन गुआंगसान, वो तुम्हारे डैड के पीछे पड़ा हुआ था, वो तुम्हारे डैड के साथ बिजनेस करना चाहता था, पार्टनरशिप करना चाहता था। और उसका एक और साथी था वैन चाओ जो कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करता था, उसने कई बार तुम्हारे डैड के बिजनेस में भी इन्वेस्ट की थी, उसके मन में एक लालच थी, वो तुम्हारे डैड की पूरी प्रॉपर्टी चाहता था, इसलिए फिर वो जानबूझ के तुम्हारे डैड के बिजनेस में इन्वेस्ट करता था। बल्कि तुम्हारे डैड ये नहीं चाहते थे, 1-2 बार उन्हें ज़रूरत पड़ी थी तो उन्होंने खुद उससे बात की थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो फिर वो जिन से मिल चुका था, वो जिन का साथ देने लगा था, जिन जो कि तुम्हारे डैड के साथ बिजनेस करना चाहता था, पार्टनरशिप करना चाहता था। और वो फिर सीधा साधा बन के तुम्हारे डैड के सामने भी आया। तो तुम्हारे डैड को भी वो अच्छा इंसान लगा, तुम्हारे डैड ने उस पर भरोसा कर लिया और फिर वो उसके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हो गए। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाए थे पार्टनरशिप के, तो उसने उस पर तुम्हारे डैड के सिग्नेचर लिए थे। उसके बाद उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप भी हो गई थी, वो दोनों अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन जिन गुआंगसान जो कि तुम्हारे डैड के साथ बिजनेस तो कर रहा था, लेकिन साथ साथ ही वो ड्रग्स की स्मगलिंग भी कर रहा था। ये बात तुम्हारे डैड को पहले पता नहीं थी, लेकिन जैसे उन्हें भनक लगी, उन्होंने फिर जिन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश की। वो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहते थे। उन्होंने जाके फिर जिन को बोला कि अब वो उसके साथ पार्टनरशिप नहीं रखना चाहते। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसने तुम्हारे डैड से बोला कि ये पॉसिबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा। तो फिर तुम्हारे डैड ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा तो फिर वो उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने ले आएगा।
तुम्हारे डैड उसको इतने धमकी देके वहाँ से चले गए थे। उसने तुम्हारे डैड को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, उसने तुम्हारे डैड को डराने की भी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे डैड कभी डरे नहीं। उन्होंने उसका डट कर सामना किया। एक दिन फिर जिस दिन तुम्हारे घर में बर्थडे पार्टी था, वो उस दिन तुम्हारे घर भी आया था तुम्हारे डैड से मिलने के लिए, उन्हें फिर से कन्विंस करने के लिए। मुझे नहीं पता उस दिन क्या हुआ था, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उस दिन वो तुम्हारे डैड से मिलने के लिए उनके घर आया था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे डैड के मर्डर के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। और उन प्रॉपर्टी पे जिस पे वेंचाओ की शुरू से नज़र थी, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे इन दोनों की मिली भगत है। इसलिए मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हें ये सच बता सकूं और तुम लोग फिर इस पूरी सच्चाई को सामने ला सको। ये बात सुन के लैंजन, जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था, वेंग भी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या करे। लैंजन और वेंग जो कि पूरी तरीके से शॉक्ड थे, उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। वो बुत बने हुए पे बैठे हुए थे और दूसरी तरफ वहाँ पे सिचेन, जो कि पहले ही आ चुके थे, वो उन्होंने सारी बातें सुन ली थी जो भी ये पर्सन ने बोली। वो ये सुन के वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके डैड के साथ इतना कुछ हुआ। वो जो कि वहाँ पे खड़े होकर सब सुन रहे थे। फिर वो सामने आते हैं और बोलते हैं, क्या कहा आपने? मेरे डैड को मारने वाला उनका खुद का बिजनेस पार्टनर है? वो आदमी फिर सिचेन की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ, मुझे ये लगता है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है, क्योंकि मुझे ये सारी बातें तुम्हारे डैड ने ही बताई थी। तुम्हारे डैड ने ही फ़ोन करके मुझे बताया था और फिर मैं तुम्हारे डैड से मिलना भी चाहता था, लेकिन मैं उस समय इस शहर में नहीं था। और जब मैं इस शहर में आया था तो मुझे पता चला तुम्हारे मॉम डैड की मर्डर हो गई है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मैं तुम लोगों से मिलने के लिए आना चाहता था, मैं तुम लोगों से मिलने के लिए वहाँ गया भी था, लेकिन तुम लोग मुझे उस घर में नहीं मिले। वहाँ पे मुझे वेंचाओ मिला था और वेंचाओ ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने तुम लोगों को जाके कुछ भी बोला तो वो फिर मुझे जान से मार देगा। वो मेरे पीछे पड़ गया था, इसलिए फिर मैं छुपता फिर रहा था। मैं फिर कई सालों तक इस शहर से गायब हो गया था, लेकिन फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि मुझे तुम लोगों को सच बताना है और मैं इसी वजह से रिटर्न इस शहर में वापस आया हूँ। लेकिन जब से मैं वापस आया हूँ, मेरे पीछे उसके लोग पड़े हुए हैं। वो लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। मैं सबसे बहुत ही छुपते छुपाते हुए फिर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तुम लोगों को कब से ढूंढ रहा था, पर तुम लोगों का मुझे कोई पता नहीं था, तुम्हारा कोई एड्रेस नहीं था, लेकिन आज फाइनली मुझे तुम मिल गए। फिर सिचेन बोलते हैं, क्या आप जो कह रहे हैं वो सच है? मेरे डैड को मारने वाला है जिन है? तो फिर वो आदमी बोलता है, मैं पूरे श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे डैड की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारे डैड की सबसे बहुत अच्छी बनती थी, सब उनकी बहुत इज्जत करते थे, सब उनसे बहुत प्यार करते थे। सिर्फ एक यही था जिसकी तुम्हारी डैड से नहीं बनती थी। इनकी शुरू से गंदी नज़र थी तुम्हारे डैड के बिजनेस पे, तुम्हारे प्रॉपर्टी पे और उस वेंचाओ की भी। ये दोनों फिर मिली भगत है। मुझे यही लगता है कि ये सब काम इन दोनों का ही है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा था ताकि मैं तुम्हें ये बात बता सकूं और तुम लोग इस सच्चाई तक पहुंच सको। तो फिर सिचेन बोलते हैं, मैं समझ गया, मुझे आपकी बातों पे यकीन भी है और आपका थैंक यू कि आपने हम तक ये बात पहुंचाई। अब बस एक लास्ट एहसान ये भी कर दीजिए कि हमें बता दीजिए कि वो इंसान हमें मिलेगा कहाँ पे और वो दिखता कैसा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है तो फिर मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। तो फिर वो आदमी बोलते हैं, उसकी टेंशन तुम मत लो बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा कि वो तुम्हें कहाँ मिलेगा। तो फिर विंग बोलता है, हाँ तो फिर हमें बताइए वो हमें कहाँ मिलेगा, हम उस तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो फिर वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम उस तक ऐसे नहीं जा सकते। अगर तुम उसके पास ऐसे गए तो वो तुम्हें भी जान से मार सकता है। उसके लिए किसी की जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत बुरा इंसान है। तो फिर विंग बोलता है, आप उसकी परवाह मत कीजिए, वो सब हम देख लेंगे, बस आप हमें उसकी कोई पहचान दे दीजिए। तो फिर वो आदमी बोलता है, हाँ ठीक है। पर्सन फिर जिन गुआंगसान का सारा एड्रेस, नाम, पता सब कुछ फिर सिचेन को दे देता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत कोशिश की गाइस कि मैं इससे लास्ट पार्ट बना दूँ, इसको आज मैं ख़त्म कर दूँ, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये स्टोरी थोड़ी सी अभी भी बाकी रह रही है और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया और मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इसे और कंटिन्यू कर सकूँ। और जैसे कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं संडे को इसका नेक्स्ट पार्ट दूँगी, तो इसलिए फिर मैं इसको यहीं पर रोक दे रही हूँ। अब ज़्यादा स्टोरी नहीं बची है, थोड़ी सी स्टोरी बची है। अगर मैं अभी इसको जल्दबाजी
मैं फिनिश करूँगी तो मैं इसकी हैप्पी एंडिंग ठीक से नहीं कर पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ आपको हैप्पी एंडिंग देना जो कि आपको भी अच्छा लगे। तो इसलिए फिर मैं एक पार्ट के लिए इसे और रख देती हूँ। एक पार्ट इसका मैं और बना दूँगी प्यारा सा, ताकि उसमें फिर सारी सच्चाई भी खुल जाएगी और एक प्यारी सी हैप्पी एंडिंग भी हो जाएगी। प्लीज़ आई होप मेरी बातों को आप समझिएगा और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसको आज एंड करूँगी, लेकिन मैं इसको एंड नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे और मुझे माफ़ कर देंगे। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसके एक और नेक्स्ट पार्ट में, ब्रदर्स बॉन्ड के नेक्स्ट पार्ट में। और ये पक्का प्रॉमिस वाला ये लास्ट पार्ट होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ करना गाइस, मैंने कोशिश की लेकिन फिर से नहीं हो पाया। ये पार्ट थोड़ा लंबा हो गया। आई होप आप मेरी बातों को समझेंगे और मेरे इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे आपने फर्स्ट वाले को दिया था। आई होप आपको ये वीडियो भी उतना ही पसंद आएगा। और आपको जैसा भी लगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं ब्रदर्स बॉन्ड के लास्ट पार्ट में, और ये पक्का वाला लास्ट पार्ट ही होगा। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।